तीशा सेन 27 साल की थी और मुंबई के एक बेहद आलीशान रेस्टोरेंट के प्राइवेट केबिन में भारी ट्रे लेकर जा रही थी। लगातार 2 शिफ्ट काम करने की वजह से उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे। उसके गहरे भूरे बाल जल्दबाजी में ऊपर जूड़े में बंधे हुए थे और उसकी गहरी आंखें हमेशा नीचे झुकी रहने की आदी थीं। डर की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि तीशा हमेशा दूसरों को देखने वाली रही थी, कभी खुद पर किसी का ध्यान खींचने वाली नहीं। पिछले 4 सालों से वह समय पर चाय कॉफी परोसती, टेबल साफ करती और उसने कभी किसी को अपनी निजी जिंदगी का एक भी किस्सा नहीं सुनाया था। इसी वजह से उसके साथ काम करने वाले उसे फटे चप्पलों वाली घमंडी कहते थे और उनमें से किसी ने यह जानने की जहमत भी नहीं उठाई कि हर बुधवार की रात रेस्टोरेंट बंद होने के बाद तीशा चुपके से एक कम्युनिटी सेंटर में साइन लैंग्वेज की क्लास लेने जाती थी ताकि वह अपने छोटे भाई से बात कर सके, जिसने सालों पहले एक तेज बुखार की वजह से अपनी सुनने की क्षमता का एक हिस्सा खो दिया था। इसीलिए जब उस गुरुवार की रात चिढ़ने वाले शिफ्ट मैनेजर ब्रिजेश ने उसे वहां के सबसे खौफनाक ग्राहक की सेवा करने का काम सौंपा, तो उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई, जिसे देखकर बाकी स्टाफ के चेहरे भी खिल उठे। तीशा ने देखा कि उन सबकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्होंने उसकी मर्जी पूछे बिना ही उसके बारे में कुछ तय कर लिया हो। वह ग्राहक थे 33 साल के सम्राट मल्होत्रा, लंबे कद के, चौड़े कंधों वाले, पीछे की ओर संवारे गए काले बाल जिनमें कनपटियों पर वक्त से पहले सफेदी झलक रही थी, बाएं गाल पर एक हल्का सा निशान और इतनी शांत आंखें जो बिल्कुल बर्फीली लगती थीं। पूरा रेस्टोरेंट कानाफूसी करता था कि सम्राट शहर के पश्चिमी हिस्से के अंडरवर्ल्ड को संभालते हैं, जो हर गुरुवार को अकेले एक वीआईपी केबिन में आते थे, बड़ी टिप छोड़ते थे और कभी किसी को एक शब्द भी नहीं बोलते थे। लोग कहते थे कि वह बहुत घमंडी हैं और खुद को खास दिखाने के लिए बहरे होने का नाटक करते हैं, और ब्रिजेश और उसकी टोली ने ठीक इसी बात का मजाक उड़ाने की योजना बनाई थी। रेस्टोरेंट की सबसे गरीब वेट्रेस को उस केबिन में धकेलना और सर्विस गेट के पीछे छिपकर देखना कि कैसे वह रसूखदार आदमी उसे पूरी तरह नजरअंदाज करता है, जब तक कि वह शर्मिंदा होकर वहां से भाग न जाए। लेकिन उनमें से किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि सम्राट कोई नाटक नहीं कर रहे थे। 15 साल पहले हुए एक बम धमाके में, जिसने उनके पिता को उनसे छीन लिया था, उन्होंने अपनी सुनने की क्षमता भी पूरी तरह खो दी थी और तब से उन्होंने एक भी आवाज नहीं सुनी थी। सम्राट अपने सामने आने वाले हर इंसान के होठों को पढ़कर बात समझते थे और इस राज को ऐसे छिपाकर रखते थे जैसे उनकी जान इसी पर टिकी हो, क्योंकि उनकी दुनिया में किसी भी कमजोरी का सामने आना सीधे मौत को बुलावा देना था। इसलिए जब तीशा ने टेबल पर ट्रे रखी, उनके सामने मेन्यू कार्ड खोला और उसे कोई जवाब नहीं मिला, तो वह सिर्फ 2 सेकंड के लिए ठिठकी। फिर वहां खड़ी टोली जैसी उम्मीद कर रही थी कि वह रो पड़ेगी। वैसा करने के बजाय तीशा ने सम्राट की आंखों में सीधे झांका, अपने छालेदार हाथों को उठाया और धीरे धीरे तथा स्पष्ट रूप से इशारों में बात करना शुरू कर दिया। नमस्ते, मैं आज रात आपकी सर्विस के लिए हूं। आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? और सालों में पहली बार किसी अजनबी ने सम्राट मल्होत्रा से उनकी अपनी भाषा में बात की थी। उस खौफनाक बॉस का सिर अचानक ऊपर उठा, उनकी वह बर्फीली नजर एकदम से पिघल गई और सर्विस गेट के पीछे छिपे मुस्कुराते हुए 3 चेहरे उलझन में पड़ गए, क्योंकि वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन हिलते हुए हाथों का आखिर क्या मतलब था। एक गरीब लड़की को नीचा दिखाने का उनका यह तमाशा उनके हाथों से फिसल चुका था, जिसने उन्हें बेहद हताश कर दिया। उन्होंने आने वाले हफ्तों में उस पर और पैनी नजर रखने का फैसला किया, यह जाने बिना कि यह तो बस उस कहानी की शुरुआत थी जो आगे चलकर उन सबको हमेशा के लिए खामोश कर देने वाली थी। अगर आपको लगता है कि किसी इंसान के आत्मसम्मान का कभी मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह कहानी और लोगों तक पहुंच सके। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आज इसे सुनने की जरूरत हो, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीआईपी केबिन का वह पल किसी भी आम शिफ्ट की तरह ही खत्म हुआ। आधी रात को तीशा ने अपना बाच वॉक एप्रन उतारा, मुंबई की रिमझिम बारिश के बीच बस स्टॉप की तरफ पैदल चल दी और धुंधले शीशे के पार भागते शहर को देखते हुए वह वापस उपनगर की तरफ लौट चली, जहां एक पुरानी इमारत की 3री मंजिल पर उसका एक कमरे का छोटा सा फ्लैट था, जिसकी सीढ़ियों से हमेशा सीलन की बदबू आती थी और गलियारे का बल्ब लगातार टिमटिमाता रहता था।
भले ही मकान मालिक ने 2 साल पहले इसे ठीक करने का वादा किया था। तीशा ने बहुत धीरे से दरवाजा खोला क्योंकि वह जानती थी कि देव सो रहा होगा। उसके 22 साल के भाई ने स्टडी टेबल का लैंप चालू छोड़ दिया था और चावल के बर्तन के पास एक छोटा सा नोट रखा था जिसमें लिखा था कि उसने उसके लिए खाना बचाकर रखा है। कुछ टूटे फूटे शब्द थे, लेकिन उस छोटी सी रसोई में उसे कुछ देर के लिए वहीं खामोश खड़ा रखने के लिए काफी थे, क्योंकि पूरे दिन ऐसे चेहरों से घिरे रहने के बाद जो उसे किसी सस्ते फर्नीचर की तरह देखते थे, कागज का वह छोटा सा टुकड़ा ही उसे एहसास कराता था कि वह भी एक इंसान है और कोई उसका इंतजार कर रहा है। देव ने 7 साल की उम्र में एक तेज बुखार के बाद अपनी सुनने की क्षमता का कुछ हिस्सा खो दिया था और वह घटना अब एक बीते हुए कल की बात बन चुकी थी। उन दोनों में से कोई भी इसे किसी जख्म की तरह नहीं देखता था, बल्कि यह तो बस एक ऐसी खामोशी थी जिसके साथ जीना उन्होंने सीख लिया था। देव की वजह से ही तीशा ने पहली बार साइन लैंग्वेज की क्लास में कदम रखा था। शुरू में उसके हाथों के इशारे थोड़े अनाड़ी थे, लेकिन धीरे धीरे यह भाषा एक ऐसा जरिया बन गई जिससे ये दोनों भाई बहन ऐसी बातें भी कह जाते थे जिन्हें आवाजें बयां नहीं कर सकती थीं। तीशा को आज भी वह पल याद था जब देव ने पहली बार उसके इशारे को पूरी तरह समझा था और वह खिलखिलाकर हौंस पड़ा था। एक ऐसी हौंसी जो हर चीज से अलग थी, और उसी पल वह समझ गई थी कि सबसे गहरी बातें कभी कभी बिना किसी आवाज के भी की जा सकती हैं। अस्पताल के लंबे इलाज के बाद सालों पहले उनकी मां का देहांत हो गया था, जबकि उनके पिता ने शराब की बोतलों में अपनी जिंदगी के जवाब ढूंढने शुरू कर दिए थे और एक दिन वह चुपचाप कहीं चले गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। तीशा आमतौर पर ये बातें किसी को नहीं बताती थी, इसलिए नहीं कि उसे शर्म आती थी, बल्कि इसलिए कि उसने बहुत पहले ही सीख लिया था कि वह अपनी जिंदगी का जो भी हिस्सा दूसरों को सौंपेगी, लोग उसी को उसकी पहचान बना देंगे। इसलिए वह इन यादों को एक दराज के कोने में पुराने कागजों की तरह दबाकर रखती थी। उसी दराज में मां की बीमारी के वक्त के अस्पताल के वो बिल आज भी रखे थे, जिन्हें वह हर महीने थोड़ा थोड़ा करके अब भी चुका रही थी। वह कर्ज उसके सिर पर एक साए की तरह मंडराता रहता था, लेकिन अब उसे इसकी इतनी आदत हो गई थी कि वह इसे खुद पर हावी नहीं होने देती थी। वह बस 2-2 शिफ्ट काम करती, टिप का 1-1 रुपया जोड़ती और आगे बढ़ती जाती थी। काम खत्म होने के बाद गपशप से दूर रहना और देर रात की पार्टियों में न जाना रेस्टोरेंट की रसोई में दूसरों की जलन को और हवा देता था, जिससे उसकी छवि एक ऐसी अकेली लड़की की बन गई थी जो किसी के साथ घुल मिल नहीं सकती थी। उनमें से किसी ने भी यह सोचने की कोशिश नहीं की कि आधी रात को काम खत्म करके घर जाने वाली और अगली सुबह फिर से अगली शिफ्ट के लिए हाजिर होने वाली लड़की के पास इन छोटी मोटी मौज मस्ती के लिए वक्त या पैसा कहां से आएगा। वे उसकी खामोशी को देखकर उसे घमंडी या बेरुखी मान बैठते थे, जबकि हकीकत यह थी कि तीशा कभी रूखी नहीं थी, वह बस बेहद सतर्क रहती थी, क्योंकि एक समय था जब उसने किसी पर भरोसा किया था और उस इकलौते धोखे ने उसे एक ऐसा सबक सिखाया था जिसे वह कभी दोहराना नहीं चाहती थी। दूसरों से दूरी बनाए रखना उसका कोई नखरा नहीं था, बल्कि जिंदा रहने का उसका अपना तरीका था। यह एक ऐसी दीवार थी जिसे उसने दूसरों को दूर भगाने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर बचे हुए कोमल एहसासों को सुरक्षित रखने के लिए बनाया था। उस रात वह मेज पर बैठी और देव का रखा हुआ ठंडा चावल खामोशी से खाने लगी, और काफी समय बाद आज उसका मन हमेशा की तरह खाली महसूस नहीं कर रहा था, क्योंकि घर आने के पूरे रास्ते वह केबिन में मिले उस आदमी की आंखों के बारे में ही सोचती रही थी। वे आंखें जिनके बारे में पूरा रेस्टोरेंट कानाफूसी करता था कि वे बर्फ जैसी ठंडी हैं, लेकिन जब उसने अपने हाथ उठाकर उनकी ही भाषा में बात की थी, तब उसे उन आंखों में कुछ बेहद अलग नजर आया था। वह नहीं जानती थी कि ब्रजेश ने उसे उस केबिन में क्यों भेजा था, नहीं उसे यह पता था कि आधे खुले दरवाजे के पीछे से 3 लोग उसके टूटने का इंतजार कर रहे थे। वह तो बस इतना जानती थी कि कुछ पलों के लिए ही सही, एक अजनबी ने उसे किसी वस्तु की तरह नहीं, बल्कि एक इंसान की तरह देखा था, और वह एहसास, जिसे वह अभी कोई नाम देने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, उन दीवारों के बीच रोशनी की एक छोटी सी किरण की तरह समा गया था, जिन्हें उसने सालों से खड़ा किया था। उसने बर्तन धोए, लाइटें बंद कीं और खिड़की के पास खड़ी होकर स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में बारिश से भीगी धुंधली सड़क को देखने लगी। उसने खुद से कहा कि कल वह फिर से वक्त पर काम पर जाएगी,
टेबल साफ करेगी और हमेशा की तरह अपने काम से काम रखेगी। लेकिन ऐसा सोचते हुए भी उसे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत धीरे से बदलने लगा है, जैसे कोई दरवाजा खुद ही थोड़ा सा खुल गया हो, बिना यह तय किए कि उसे पूरा खोलना है या नहीं। बुधवार की रात पूरे हफ्ते का वह इकलौता वक्त होता था जब तीशा खुद को लगातार काम करने के इस चक्रव्यूह से आजाद करती थी। यही वह रात थी जब वह शहर के दक्षिणी छोर पर एक शांत गली के अंत में बने कम्युनिटी सेंटर में साइन लैंग्वेज की क्लास लेने जाती थी। प्लास्टिक की कुर्सियों और पुरानी स्याही के दागों वाले बोर्ड से सजा एक पुराना सा कमरा, लेकिन उसके लिए यही एकमात्र ऐसी जगह थी जहां वह खुलकर सांस ले पाती थी। उनकी टीचर एक आशा जी नाम की महिला थी जो सुन नहीं सकती थी। वह कभी भी साइन लैंग्वेज को केवल याद रखने वाले इशारों की तरह नहीं सिखाती थीं, बल्कि उसे एक सजीव भाषा की तरह सिखाती थीं जिसमें चेहरे के भाव, बारीकियां और खामोशी सब कुछ शामिल था। वह अक्सर अपने हाथों के इशारों से कहती थीं कि हाथ उन बातों को भी बयां करना जानते हैं जिन्हें हमारा गला दबाए रखता है। तीशा को यह बात हमेशा याद रहती थी क्योंकि यह सच से भी कहीं ज्यादा गहरी थी। उसने यह भाषा किसी कौतूहल या शौक के लिए नहीं सीखी थी। यह तो उसके भाई के बचपन की बीमारी के बाद उनके बीच बची जिंदगी की आखिरी उम्मीद थी। एक ऐसा इकलौता पुल जिसके जरिए वह भाई की लगातार गहरी होती जा रही खामोशी के पार पहुंच सकती थी। तीशा, जो देव से बस कुछ ही साल बड़ी थी, एक दिन अपने भाई के कमरे के बाहर खड़ी थी और उसने महसूस किया कि अगर उसने उससे संवाद करने का कोई नया जरिया नहीं ढूंढा तो उनके बीच का फासला हर बीतते साल के साथ बढ़ता ही चला जाएगा। और यह बात उसे किसी भी अन्य चीज से ज्यादा डराती थी, गरीबी से भी ज्यादा और उन अंतहीन रातों से भी ज्यादा। इसलिए उसने टूटे फूटे इशारों से चुपचाप सीखना शुरू किया। पहले लाइब्रेरी से उधार ली गई पुरानी किताबों से और फिर यहाँ मिलने वाली मुफ्त क्लास से। उन शुरुआती मुश्किलों ने उनकी पूरी दुनिया को एक नया आकार दे दिया था, जिसने तन्वी और दक्ष को उस खामोश घर के भीतर एक दूसरे का इकलौता सहारा बनने पर मजबूर कर दिया था। तन्वी क्लास में ये बातें किसी को नहीं बताती थी। वहां उसे बताने की जरूरत भी नहीं थी। वहां लोग महज एक नजर, एक इशारे और सही वक्त पर ठहर जाने से ही एक दूसरे की बात समझ जाते थे और बिना शब्दों के उसी समझ में तन्वी को सुकून का वो पल मिलता था जो बाहर की दुनिया ने उसे कभी किसी और जगह नहीं दिया था। उस दोपहर अदिति जी ने पूरी क्लास से सांकेतिक भाषा में एक ऐसा सवाल पूछा जिसने हर किसी को इस बेहद मुश्किल भाषा के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। और जब तन्वी की बारी आई तो उसने अपने हाथ उठाए और धीरे धीरे इशारों में बताया कि वह यह भाषा इसलिए सीख रही है ताकि हर रात जब वह घर लौटे तो अपने भाई से पूछ सके कि उसका दिन कैसा रहा और बदले में उसे एक पूरा जवाब मिले, न कि सिर्फ जल्दबाजी में किया गया कोई छोटा सा इशारा। वह इसलिए सीख रही थी ताकि दक्ष को कभी अपनी ही खामोशी के पिंजरे में अकेला और बेसहारा महसूस न करना पड़े। जब उसने अपने हाथ नीचे किए तो एक पल के लिए पूरी क्लास में सन्नाटा पसर गया। अदिति जी ने काफी देर तक उसकी तरफ देखा और फिर इशारों में कहा कि तन्वी सिर्फ यह भाषा नहीं सीख रही थी, बल्कि वह एक वादा निभा रही थी। यह सुनकर तन्वी का गला भर आया, क्योंकि यही वह बात थी जिसे उसने कभी जुबां पर नहीं लाया था, लेकिन इन तमाम सालों से वह इसे अपने दिल में संजोए बैठी थी। सांकेतिक भाषा अब केवल एक कला नहीं रह गई थी जिसका वह अभ्यास करती थी। यह उसकी दूसरी भाषा बन चुकी थी, उसके वजूद का एक हिस्सा, वह हिस्सा जिसके बारे में रेस्टोरेंट में कोई नहीं जानता था और जिसे वह किसी पुराने कुर्ते की जेब में छिपे कीमती रत्न की तरह सहेज कर रखती थी। उस रात घर लौटते हुए तन्वी ने पिछले गुरुवार के बारे में सोचा, उस वीआईपी कैबिन वाले आदमी के बारे में और उस पल के बारे में जब उसने उससे बात करने के लिए अपने हाथ उठाए थे। उसे एहसास हुआ कि यह पहली बार था जब वह भाषा, जिसे उसने सिर्फ दक्ष के लिए बचा कर रखा था, उसकी छोटी सी दुनिया से बाहर निकलकर किसी अजनबी तक पहुंची थी। और हैरानी की बात थी कि इससे उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उसने कुछ खो दिया है, बल्कि ऐसा लगा जैसे कोई पुराना तार फिर से जुड़ गया हो, जैसे उसका सबसे खूबसूरत हिस्सा जो अब तक सिर्फ एक इंसान के लिए महफूज था, उसे जीने के लिए एक और जरिया मिल गया हो। जब वह घर पहुंची तो दक्ष अभी भी जाग रहा था और मेज पर बैठकर अपनी आईटीआई की क्लास के लिए कुछ तकनीकी नक्शे बना रहा था।
अपनी बहन को अंदर आते देखकर उसने नजरें उठाईं और इशारों में पूछा कि क्लास कैसी रही। तन्वी उसके सामने बैठ गई और क्लास के बारे में बताने के बजाय उसने इशारों में रेस्टोरेंट के उस ग्राहक की कहानी बताई जो बिना किसी उम्मीद के उस भाषा को समझता था जिसे दोनों भाई बहन आपस में साझा करते थे। दक्ष ने हैरानी से अपनी भौहें चढ़ाईं, फिर मुस्कुराया और इशारों में उसे चिढ़ाते हुए कहा कि आखिरकार दुनिया में कोई और भी मिल गया जो उससे उसी तरह बात कर सकता है जैसे वह खुद करता है। तन्वी भी उसके साथ खिलखिलाकर हंस पड़ी, एक ऐसी हल्की और दुर्लभ हंसी जो उसके चेहरे पर कम ही दिखती थी। लेकिन उस खुशनुमा पल में भी वह यह नहीं जानती थी कि वह गुरुवार जो इतना आम लग रहा था दरअसल पहले से बुना गया एक जाल था और रेस्टोरेंट के बाकी लोग एक ऐसे इरादे से उस कैबिन में उसके जाने का तमाशा देख रहे थे जिसका उसे अभी तक अंदाजा भी नहीं था। जैसे हफ्ते बीतते गए, वीआईपी कैबिन में गुरुवार की वह रातें एक शांत दिनचर्या बन गईं और उनकी पहली मुलाकात का शुरुआती झटका एक सहज रिश्ते में बदल गया। मेज के मुख्य हिस्से पर बैठा वह शख्स अब उसे महज एक मामूली वेटर की नजर से नहीं देखता था और न ही तन्वी उसे कोई दूर मेलाहे का अजनबी समझती थी। समर बड़ी शालीनता से अपना पानी का गिलास मेज पर रखता और हर बीतते हफ्ते के साथ उनकी बातचीत स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती गई। उसका हर इशारा सधा हुआ और एकदम सटीक था, ठीक उस व्यक्ति की तरह जो इतने लंबे समय से खामोशी के साए में रहा हो कि उसने उसे हाड़मांस की अपनी एक अलग भाषा बना लिया हो। तन्वी, जो कभी घबराहट के मारे सुन्न पड़ जाती थी, अब खुलकर अपनी जिंदगी के बारे में बात करने लगी थी। उसने समर को बताया कि कैसे उसने अपने छोटे भाई से बात करने के लिए इशारे सीखे थे, जो खुद एक ऐसी दुनिया में रहता था जहां दूसरों के मुकाबले आवाजें बहुत कम थीं। समर ने बिना किसी हमदर्दी या तरस के उसकी बात सुनी, बिना उन खोखले सांत्वना के शब्दों के जो लोग अक्सर ऐसी कहानियां सुनकर बड़बड़ाने लगते हैं। तन्वी को याद आया कि कैसे उनकी शुरुआती मुलाकातों में से एक रात उसने इशारों में कहा था कि वह यहां अपनी ईमानदारी से काम करने आई है, किसी के हाथों की कठपुतली बनने नहीं। इस एक बात ने उसे एहसास कराया कि उसके सामने बैठा यह इंसान उस ठंडे और बेरुखे मिजाज से कहीं ज्यादा समझदार था, जिसके बारे में पूरा रेस्टोरेंट अक्सर रात के खाने के समय दबी जुबान में बातें करता था। वह इशारों में उसे मेनू के लजीज व्यंजनों के बारे में बताती थी और जब एक बार गलती से उसके मुंह से निकल गया कि शायद यह शोरबा थोड़ा ठंडा हो गया है क्योंकि इसे काफी देर तक काउंटर पर छोड़ दिया गया था, तो समर ने अपनी भौहें चढ़ाईं और हाथों से इशारा करते हुए जवाब दिया कि वैसे भी वह इस पूरे शहर के शोर शराबे को नहीं सुन सकता, इसलिए अगर ठंडे शोरबे का यह कटोरा थोड़ी शिकायत भी करे तो वह उसे सुनने से रहा। अब हिसाब बराबर था। यह सुनकर तन्वी खिलखिलाकर हंस पड़ी और इससे पहले कि वह खुद को रोक पाती, उसकी हंसी गूंज उठी। इतने महीनों बाद अपने काम की इस जगह पर यह उसकी पहली सच्ची हंसी थी, क्योंकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस आदमी से पूरा स्टाफ डरता है उसके उस शांत चेहरे के पीछे इतना गहरा और सूझबूझ भरा मजाक छिपा हो सकता है। और वह हंसी उन दोनों के बीच के शांत तालाब में फेंके गए एक पत्थर की तरह गिरी जिसने सारा सन्नाटा तोड़ दिया। समर ने उसकी मुस्कुराहट देखी और उसकी आंखों में छाई बेरुखी पिघलने लगी, मानो वह पथरीली ठंडक जिसके बारे में लोग बातें करते थे महज एक बाहरी मुखौटा थी, एक ऐसे इंसान का जिसे इस बात की आदत हो चुकी थी कि कोई भी उससे दिल से बात करने की कोशिश नहीं करता। वह काम जो मुश्किल से 5 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए था, यानी सिर्फ ऑर्डर लेना और चले जाना, अब उसमें काफी लंबा वक्त लगने लगा था। समर उसके छोटे भाई और उसके आईटीआई कोर्स के बारे में पूछता और वह भी बेहद संभल कर सिर्फ उतनी ही बातें बताती जितनी जरूरी थीं। तब समर उसे इशारों में समझाता कि उसके सामने बैठने वाले ज्यादातर लोग या तो बहुत जोर से और बहुत धीरे धीरे बोलने लगते हैं, मानो चिल्लाने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, या फिर इससे भी बदतर वे उसके बगल में बैठे इंसान से बात। तीस्ता अपने हाथों को ध्यान से देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि देव जिस बात का जिक्र कर रहा था वो ठीक वही बात थी जो वो खुद हर दिन उस रेस्टोरेंट में महसूस करती थी, वहां होकर भी अनदेखी बने रहने का वो एहसास। एक प्राइवेट डाइनिंग केबिन के सन्नाटे में दो अजनबियों को अचानक एक दूसरे में एक ऐसी साझी भाषा मिल गई थी जो उनके हाथों के इशारों से भी कहीं गहरी थी। दो ऐसे लोगों के बीच का अनकहा तालमेल जो इस बात के आदी थे कि लोग उन्हें देखते तो हैं पर कभी असल में समझने की कोशिश नहीं करते। दूसरी तरफ दरवाजे के पार, जहां सर्विस कॉरिडोर की तरफ एक पतली सी दरार खुली थी,
वहां खड़े हुए 3 चेहरे जो तीस्ता की सरेआम बेइज्जती का तमाशा देखने की ताक में थे, हर गुजरते दिन के साथ और हताश होते जा रहे थे। वे वहां चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए इस उम्मीद में खड़े थे कि कब इस गरीब लड़की के पैर लड़खड़ाएं और वे मजाक उड़ाएं। लेकिन हर हफ्ते उनकी आंखों के सामने बस हाथों का वो जोड़ा होता जो बिना किसी शोर के एक शांत लय में एक दूसरे को जवाब दे रहा होता था। जिस लड़की के रोने का उन्हें पक्का यकीन था, उसकी खिलखिलाहट सुनना और उस बड़े साहब की नजरों को देखना जिन्हें सब बड़ा बेरहम और सख्त समझते थे, जो उस वेट्रेस के हर एक इशारे को बेहद ध्यान से देख रहे थे, जिसे उन्होंने महज एक मजाक समझकर वहां धकेल दिया था। उनमें से एक ने दूसरे को कोहनी मारी, किसी ने कुछ नहीं कहा और वे एक एक करके दरवाजे की उस दरार से चुपचाप पीछे हट गए। वे अपने साथ उस गहरी झुंझलाहट को समेटे जा रहे थे जो उन लोगों को होती है जिन्होंने पूरा तमाशा तो खुद सजाया था, लेकिन उसका अंत हमेशा के लिए उनके हाथों से फिसल गया था। अंदर बैठी तीस्ता उस नफरत भरी भीड़ से पूरी तरह बेखबर थी जो अभी अभी वहां से छोटी थी। उसे तो बस ऐसा लग रहा था कि वक्त आज कुछ ज्यादा ही तेजी से पंख लगाकर उड़ गया, और जब वह आखिरकार केबिन से बाहर अपनी ड्यूटी पर वापस जाने के लिए निकली तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज की रात, जिसे वह महज एक आम कामकाजी दिन समझ रही थी, उसने कुछ बहुत बड़ा बदल दिया था। न सिर्फ उसके भीतर, बल्कि कॉरिडोर के उस आखिरी कोने वाले कमरे में रहने वाले उस शख्स के दिल में भी, जिसे सब बेहद रूखा और बेगाना समझते थे। उस प्राइवेट केबिन से मिली राहत और अपनेपन का एहसास तीस्ता के साथ उसकी बची हुई पूरी शिफ्ट के दौरान बना रहा। वह टेबल साफ कर रही थी, झूठे बर्तन उठा रही थी और काउंटर पोंछ रही थी, पर आज उसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा थी जो उसने महीनों से महसूस नहीं की थी। उसके कानों में अभी भी अपनी ही हंसी की गूंज थी और जहन में उस शख्स का उसे देखने का तरीका ठहरा हुआ था, जैसे वह कोई जीती जागती इंसान हो, न कि कोई बेजान परछाई। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी, जैसा कि उसे जल्द ही पता चलने वाला था। यह खुशी उसी पल हवा हो गई जब वह अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने से पहले ट्रे का आखिरी ढेर रखने के लिए रसोई के पीछे बने बर्तन धोने वाले हिस्से में गई। वहां स्टील के बर्तनों के बड़े बड़े रैक के पीछे छिपकर बहते पानी की आवाज के बीच रोहन और कविता खड़े होकर आपस में हंस रहे थे, और चूंकि उन्हें पता नहीं था कि तीस्ता वहां आ चुकी है, इसलिए उनकी जबान से निकलने वाले शब्दों में कोई परवाह या झिझक नहीं थी। कविता दबी हुई हंसी के साथ अपने हाथ पोंछते हुए कह रही थी, मुझे तो लगा था कि वो लड़की वहां मूर्ति की तरह खड़ी रह जाएगी और फिर रोते हुए बाहर भागेगी, पर यहां तो पासा ही पलट गया। रोहन ने एक कड़वी और चिढ़ी हुई हंसी हंसते हुए जवाब दिया, यार हमारा पूरा प्लान ही चौपट हो गया। वह झुंझलाते हुए शिकायत करने लगा कि हफ्तों से वे दरवाजे की दरार के पास खड़े होकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे, सिर्फ इस उम्मीद में कि कब उस बहरे पत्थर दिल साहब के सामने इसकी इज्जत का कबाड़ा हो, पर उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। मजाकिया लहजे में कही गई इन लापरवाह बातों को सुनकर तीस्ता के सामने उस गुरुवार की दर्दनाक हकीकत पूरी तरह साफ हो गई। दिमाग में पहेली के सारे टुकड़े अपनी जगह पर फिट होने लगे। वे कुटिल मुस्काने, अचानक बदली गई ड्यूटी और उनकी सोची समझी खामोशी। उसे यह मुश्किल ड्यूटी किसी इत्तेफाक से नहीं मिली थी। उसे और उस बेखबर मेहमान को उसके सहकर्मियों के घटिया मनोरंजन के लिए एक सस्ते तमाशे की तरह परोसा गया था। तीस्ता बर्तनों के रैक के पीछे हाथों में ट्रे थामे सुन्न खड़ी रह गई। उसने महसूस किया कि जो गुनगुनी खुशी कुछ ही मिनट पहले उसके सीने में उमड़ रही थी, वह अब जमने लगी थी और उसके भीतर एक कड़वे और गाढ़े जहर की तरह खट्टी होने लगी थी। जैसे कोई बहुत खूबसूरत चीज जिसे बहुत देर तक खुले में छोड़ दिया गया हो और वो बचाने से पहले ही पूरी तरह सड़ गल चुकी हो। लेकिन हैरानी की बात थी कि उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात से नहीं हुआ कि उन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, क्योंकि उसे तो हमेशा से ही दुत्कारे जाने की आदत थी। वह उन नजरों की आदी हो चुकी थी जो उसे किसी बेजान सामान की तरह देखती थीं। अपने ऊपर किया गया कोई मजाक सहना और उसे भूल जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वह पहले भी ऐसी बहुत सी चीजों को हंसकर टाल चुकी थी। जिस बात ने त्रिशा के भीतर धीरे धीरे सुलगने वाले गुस्से को भड़काया, वो ये थी कि उन लोगों ने उस इंसान को अपने घटिया मजाक का हिस्सा बना लिया था, बिना एक पल के लिए भी उसे एक इंसान समझे। वे मजाक उड़ाते हुए उसे वो बहरा साहब कहते थे, जैसे सुन न पाना
कोई ऐसी कमी हो जिसका मनोरंजन किया जाना चाहिए। उन्होंने उस इंसान के उस हिस्से को निशाना बनाया था जिसे वो दुनिया से सबसे ज्यादा छुपा कर रखता था, जिसकी रक्षा वो अपनी जान की तरह करता था। उन्होंने उसकी मजबूरी को एक सस्ते तमाशे का जरिया बना दिया था। त्रिशा को अपने भाई देव की याद आई और याद आया कि कैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी इस बात के लिए संघर्ष किया था कि उसके भाई का सिर्फ इसलिए मजाक न उड़े क्योंकि वो आवाजों से महरूम एक शांत दुनिया में जीता था। उसे रोंगटे खड़े कर देने वाले इस सच का एहसास हुआ कि अगर उसने इशारों में बात करने की हिम्मत न की होती तो वो मासूम इंसान चुपचाप उस केबिन में बैठा रहता, एक ऐसी बेरहमी का शिकार होकर जिसके आने की आहट भी वो नहीं सुन सकता था। इस ख्याल से ही उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने अपने हाथ में पकड़े ट्रे के ढेर को इतनी जोर से भींचा कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ गए। वो आगे नहीं बढ़ी, न ही उसने कुछ कहा। उसने विक्रम और कविता को भनक तक नहीं लगने दी कि उसने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। वो जानती थी कि अगर उसने अपने अंदर धधकते गुस्से को उस वक्त बाहर निकाला तो वो सिर्फ एक शोर शराबे वाली बहस बनकर रह जाएगा जो बिना कुछ बदले शांत हो जाएगी। उसने चुपचाप ट्रे को रखा, मुड़ी और उस रात घर लौटते समय उसने उस केबिन से आ रही ठहाकों की आवाजों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। उसके दिमाग में बार बार बस एक ही सवाल घूम रहा था, जिंदगी में लोग किसी दूसरे के आत्मसम्मान को तमाशा बनाने के लिए कितनी आसानी से तैयार हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाले को कभी पता नहीं चलेगा। और क्या वो इस अन्याय के सामने भी हमेशा की तरह सिर झुकाकर चुपचाप गुजर जाएगी, जैसे वो अपनी जिंदगी में हर चीज के सामने चुप रही थी। पूरा हफ्ता त्रिशा ने उस सुलगते हुए गुस्से को अपनी जेब में पड़े एक छोटे नुकीले पत्थर की तरह संभाले रखा। वो इतना भारी तो नहीं था कि उसे तोड़ दे, लेकिन इतना नुकीला जरूर था कि जब भी उसका हाथ वहां जाता उसे दर्द का एहसास कराता। वो रोज समय पर काम पर आती रही, मेजें साफ करती रही और खुद को दूसरों से अलग थलग रखा। उसने लगभग खुद को मना ही लिया था कि वो गुरुवार की रात महज एक हादसा थी जो वक्त के साथ गुजर जाएगी। लेकिन तभी अगला गुरुवार आ गया और वो साहब फिर से रेस्टोरेंट के दरवाजे पर खड़े दिखे। उनका वही शांत और जाना पहचाना अंदाज था। इस बार गलियारे के अंत में बने उस केबिन की तरफ चुपचाप जाने के बजाय यशवर्धन जी रिसेप्शन डेस्क पर रुके। उन्होंने सीधे विक्रम की आंखों में देखा और हाथ से लिखी एक छोटी सी पर्ची थमा दी, जिसमें साफ लिखा था कि पिछले हफ्ते वाली वेट्रेस ही केबिन में उनकी सेवा करेगी, कोई और नहीं। त्रिशा वहां से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी और उसने साफ देखा कि विक्रम का चेहरा कैसे पीला पड़ गया। उसके चेहरे का वो मजाकिया और घमंडी भाव पल भर में गायब हो गया और उसकी जगह उस इंसान की घबराहट ने ले ली जिसे एहसास हो गया हो कि उसका बिछाया जाल खुद उसी के गले की फांस बन चुका है। विक्रम ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर बेमन से सिर हिलाया और इस तरह त्रिशा एक बार फिर थाली लेकर उस केबिन की तरफ चल पड़ी। लेकिन इस बार उसका हौसला और मन पूरी तरह बदला हुआ था। अब वो कोई ऐसी मामूली वेट्रेस नहीं थी जिसे मजाक उड़ाने के लिए वहां भेजा गया हो, बल्कि खुद वीआईपी मेहमान ने उसे चुना था। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया और उनकी तरफ मुड़ी, यशवर्धन जी ने इशारे से उन्हें थोड़ी देर बैठने के लिए कहा। उन्होंने इशारों में समझाया कि बातचीत के दौरान सामने वाले को खड़ा रखना उन्हें पसंद नहीं है। त्रिशा थोड़ा हिचकिचाई क्योंकि ये नौकरी के नियमों के सख्त खिलाफ था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने उसे थाली एक तरफ रखकर कुर्सी के कोने पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। फिर यशवर्धन जी ने धीरे धीरे और साफ इशारों में उसे कुछ ऐसा बताना शुरू किया जो शायद उन्होंने पहले किसी को नहीं बताया था। उन्होंने इशारों में पूछा कि क्या वो जानती है कि पूरे शहर में यह अफवाह क्यों है कि वे सिर्फ बड़ा दिखने के लिए बहरे होने का नाटक करते हैं। और उसके जवाब का इंतजार किए बिना उन्होंने खुद ही जवाब दिया। वे इस अफवाह को फैलने देते थे, यहाँ तक कि उन्हें राहत मिलती थी कि लोग इस पर यकीन करते हैं, क्योंकि जिस दुनिया में वे रहते थे वहां घमंड की अफवाह से कोई नुकसान नहीं होता था, लेकिन कमजोरी का सच किसी आदमी को बहुत भारी पड़ सकता था। उन्होंने बताया कि कई साल पहले हुए एक हादसे के बाद से उन्होंने कोई आवाज नहीं सुनी थी। उस दिन एक धमाके ने उनके पिता को उनसे छीन लिया था और उनकी सुनने की शक्ति भी हमेशा के लिए चली गई थी। वे इस बारे में इतनी शांति से बात कर रहे थे जैसे किसी पुरानी सर्द रात की बात हो, बिना किसी दया या बढ़ा चढ़ाकर पेश किए, बस एक ऐसे सच की तरह जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था। उन्होंने अपना हाथ उठाया,
अपने गाल की उस हल्की सी चोट के निशान को छुआ और इशारों में बताया कि लोग इस निशान को देखकर अपराध की दुनिया की न जाने कैसी कैसी कहानियां गढ़ते हैं, लेकिन उनके लिए यह सिर्फ उस दिन की बाढ़ है। उन्होंने बताया कि उस हादसे के बाद उन्होंने अपने आस पास के हर इंसान के होठों को पढ़ना सीख लिया था। उन्होंने इतनी बारीकी से हर चीज पर नजर रखना सीखा कि किसी को अंदाजा भी नहीं होता था कि वे अपनी इस कमी को कैसे पूरा कर रहे हैं। उन्होंने इस सच को इतनी सफाई से छुपाकर रखा कि उनके बेहद करीबी और भरोसेमंद लोगों के अलावा किसी और को इसकी भनक तक नहीं थी, क्योंकि उनकी उस बेरहम दुनिया में अपनी किसी भी कमजोरी को जाहिर करने का मतलब अपनी ही मौत के परवाने पर दस्तखत करना था। तन्वी अपनी पूरी एकाग्रता से उनकी बात सुन रही थी और वह समझ गई कि सामने खड़ा यह इंसान उसे आम भरोसे से कहीं बढ़कर कुछ अनमोल सौंप रहा है। वे अपनी जिंदगी का वो सबसे नाजुक हिस्सा उसके हाथों में रख रहे थे जिसे उन्होंने पूरी उम्र दुनिया से बचाकर रखा था। उसने इशारों में उनसे पूछा कि वे अपनी जिंदगी का इतना बड़ा सच एक मामूली वेट्रेस को क्यों बता रहे हैं जिससे वे महज एक बार मिले हैं। समर ने कुछ पल के लिए उसे देखा और फिर जवाब दिया कि सालों बाद वह पहली इंसान थी जिसने उस केबिन में कदम रखा था और उससे एक आम इंसान की तरह बात की थी, न तो किसी खौफनाक बड़े साहब की तरह और न ही किसी बेबस लाचार की तरह। उसने न तो चीख कर बात की, न ही जानबूझकर धीरे धीरे बोला। उसे उस पर न तो कोई दया आई और न ही कोई डर लगा। उसने बस सहज होकर बात की और समर के लिए यह इतना अनोखा एहसास था कि वह लगभग भूल ही चुके थे कि एक आम इंसान की तरह महसूस करना कैसा होता है। यह कहते हुए उनके होंठों के कोने पर एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान तैर गई। तन्वी ने उस गंभीर और शांत चेहरे पर पहली बार कोई मुस्कुराहट देखी थी। भले ही वह एक पल के लिए थी, लेकिन उनके बीच की खड़ी दीवार को थोड़ा और गिराने के लिए काफी थी। और उसी लम्हे तन्वी को एहसास हुआ कि पूरे हफ्ते जो गुस्सा उसके अंदर सुलग रहा था वह खत्म नहीं हुआ था, बल्कि एक शांत चाहत में बदल गया था। वह सोचने लगी कि दुनिया के लिए यह आदमी चाहे जो भी हो, लेकिन वह उस नफरत और मजाक से कहीं ज्यादा इज्जत और अपनेपन का हकदार था जो दरवाजे की ओट से झांकने वाले लोगों ने उसे दिया था। उस गुरुवार की रात के बाद कुछ ऐसा शुरू हुआ जिसकी तन्वी को कतई उम्मीद नहीं थी। वह चुपचाप उसके आस पास फैलने लगा। दरअसल उस आलीशान रेस्टोरेंट के सबसे ताकतवर और रहस्यमयी मेहमान ने खास तौर पर सिर्फ एक मामूली वेट्रेस से ही सर्विस लेने की जिद की थी, और ऐसी बात उस जगह पर ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सकती थी जहां हर वक्त अफवाहों और गॉसिप का बाजार गर्म रहता था। कुछ ही दिनों में उसके साथ काम करने वालों के देखने का नजरिया पूरी तरह बदल गया। अब उनकी आंखों में उस घमंडी और कंगाल लड़की के लिए सिर्फ नफरत नहीं थी, बल्कि उसमें एक गहरी जिज्ञासा, शक और कुछ हद तक जलन भी घुल चुकी थी। उन्होंने गौर करना शुरू कर दिया था कि हर गुरुवार की रात तन्वी को गलियारे के आखिरी केबिन में बुलाया जाता था, जहां वह सामान्य सर्विस से कहीं ज्यादा समय बिताती थी, और जब वह बाहर आती थी तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून होता था जिसका अंदाजा लगा पाना उनके लिए नामुमकिन था। इस बदलाव से सबसे ज्यादा तिलमिलाया हुआ इंसान कोई और नहीं बल्कि विक्रम था। उसकी वो घटिया चाल उसके अपने ही गले की हड्डी बन चुकी थी। तन्वी के हौसले को तोड़कर सबके सामने उसका मजाक उड़ाने के बजाय उसने अनजाने में ही उसे एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया था। जिस लड़की को वह नीचा दिखाना चाहता था, उसे उस रेस्टोरेंट के सबसे रसूखदार मेहमान की सबसे खास राजदार बनते देखना उसके स्वाभिमान को दिन ब दिन अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। दूसरी तरफ खुद विक्रम, जो हमेशा यह सोचता था कि उस रेस्टोरेंट की हर चीज पर सिर्फ उसी का हुक्म चलता है, जब उस रसूखदार मेहमान के सामने जाता तो वे बिना एक शब्द बोले सीधे उसकी आंखों में देखते और उसे नजरअंदाज कर देते। अपने ही इलाके में इस तरह दुत्कारे जाने के एहसास ने उसके दिल में नफरत की आग को और भड़का दिया। और फिर विक्रम ने वही करना शुरू कर दिया जो अक्सर ऐसे घमंडी लोग करते हैं जब वे अपने से कमतर समझे जाने वाले इंसान को ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए नहीं देख पाते। उसने दबी जबान में तन्वी के चरित्र पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसने किचन के सबसे व्यस्त समय में बेहद लापरवाही से कुछ बातें हवा में उछालनी शुरू की, जैसे बड़ा अजीब है ना, एक मामूली सी लड़की ने अचानक उस बड़े साहब का दिल कैसे जीत लिया। कौन जाने बंद केबिन के अंदर वे दोनों क्या गुल खिलाते हैं। आधे मजाक और आधी संजीदगी से कही गई ये जहरीली बातें वह ठीक उसी समय कहता था जब आसपास लोगों की भारी भीड़ होती थी। ये बातें इतनी गोलमोल होती थीं
कि पकड़े जाने पर वह आसानी से मुकर सकता था कि वह तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन सुनने वालों के जहन में तन्वी की एक बदसूरत छवि बनाने के लिए यह जहर काफी था। नेहा, जो पहले से ही तन्वी से खार खाती थी, फौरन इस बहती गंगा में हाथ धोने आ गई। उसने हर अफवाह में अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वह मामूली सी बात हर मुंह से गुजरते गुजरते एक घिनौनी कहानी बन गई। और इस तरह तन्वी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए गुजार दी थी ताकि कोई उसे परेशान न करे और वह सबकी नजरों से बची रहे, अचानक किचन के रश ओवर के बाद गपशप का सबसे गरम मुद्दा बन गई। क्रूर मजाक तो यह था कि वह जितनी खामोश रहती और अपनी सफाई देने से इनकार करती, अफवाहें फैलाने वाले लोग उसकी इस चुप्पी को उतना ही उसकी गुनाह का इकबालनामा मान लेते थे। इस घुटन भरे और भारी माहौल के बीच एक इंसान ऐसा था जो अंदर ही अंदर असहज महसूस करने लगा था। वह था अमन ग्रुप का सबसे छोटा वेटर। यह वही लड़का था जो उस गुरुवार की रात विक्रम और नेहा के साथ दरवाजे की ओट में खड़ा होकर मजाक उड़ा रहा था। अमन कोई बुरा या बेरहम इंसान नहीं था, वह बस अभी उम्र में छोटा था और कमजोर इच्छा शक्ति का था, जो दूसरों की देखा देखी बहक जाता था और जिसे हमेशा यह डर सताता था कि कहीं उसे सब अकेला न छोड़ दें। लेकिन जैसे जैसे ओम ने उस अफवाह को आगे बढ़ते देखा, जिसे उसने कभी सिर्फ एक मासूम मजाक समझा था, जैसे जैसे उसने देखा कि कैसे वह बात तन्वी के आत्मसम्मान पर इस तरह वार करने लगी थी कि उसे सुनना भी दूभर हो गया था, उसके अंदर कुछ कछोटने लगा और वह ग्लानि से भर गया। उसे कमरा छोड़कर बाहर निकलते समय तन्वी का वह शांत चेहरा रह रहकर याद आ रहा था। उसे याद आ रहा था कि इन सारे हफ्तों के दौरान तन्वी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था कि उसे इस तरह के कड़वे शब्द सुनने पड़े। वह धीरे धीरे समझने लगा था कि अनजाने में ही सही, उसने भी इस क्रूर खेल में साथ दिया था। भले ही उसने सिर्फ वहां खड़े होकर दूसरों के साथ ठहाका ही क्यों न लगाया हो, लेकिन ओम में अभी इतना हौसला नहीं था कि वह खुलकर अपनी आवाज उठा सके। जब भी बंटी कोई नया ताना मारता, ओम चुपचाप खड़ा रहता। जब भी तन्वी उसके पास से गुजरती, वह अपनी नजरें झुका लेता और उससे आंखें मिलाने से बचता। लेकिन उसके अंदर की बेचैनी किसी गलत मिट्टी में बोए गए बीज की तरह लगातार बढ़ रही थी, और भले ही वह इस बात से बेखबर था, लेकिन यही धीरे धीरे सुलगता हुआ पछतावा आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। फिलहाल उस रसोई में, जहां फुसफुसाहटों के कारण हर बीतते दिन के साथ दम घुटने लगा था, तन्वी खामोशी से अपना काम किए जा रही थी। वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि बंटी ने अफवाहों का जो तूफान खड़ा किया था, वह तो बस एक शुरुआत थी। जल्द ही यह तूफान उसे इस दौराहे पर लाकर खड़ा करने वाला था, जहां उसे चुनना था, क्या वह हमेशा की तरह चुप रहे या फिर खड़ी होकर उस मर्यादा की लक्ष्मण रेखा तय करे जिसे लांघने से वह पूरी जिंदगी बचती आई थी। उस कमरे के बाहर चारों तरफ उड़ती कानाफूसी के बावजूद गलियारे के आखिरी छोर पर गुरुवार की रातें बिना छूके आती रहीं। धीरे धीरे यह वक्त तन्वी के लिए ऐसा अनमोल समय बन गया जिसका वह खुद से भी बिना इकरार किए चुपचाप इंतजार करने लगी थी, क्योंकि सिर्फ यही वो जगह थी जहां न तो वह कोई घमंडी फटेहाल लड़की थी और न ही रसोई के गंदे गॉसिप का कोई जरिया, बल्कि वह महज एक इंसान थी जिसे कोई दिल से सुन रहा था। और अगर पिछली बार समर ने अपना दिल खोलकर उसे अपने जीवन का सबसे गहरा राज बताया था, तो इस बार न जाने किस वजह से तन्वी खुद अपनी बातें साझा करना चाहती थी। शायद इसलिए क्योंकि उसने समर को पूरी ईमानदारी से अपनी सच्चाई सौंपते देखा था और उसे लग रहा था कि अब अपनी ही बनाई दीवारों के पीछे हमेशा के लिए छिपे रहना नाइंसाफी होगी। उस दिन जब समर ने इशारों में उससे पूछा कि इतनी कम उम्र में उसने खुद को दुनिया से इस कदर दूर क्यों कर लिया है, तो वह काफी देर तक शांत रही। फिर उसने धीरे से अपने हाथ उठाए और उसे अपनी कहानी सुनाने लगी। तारा ने कबीर को बताया कि एक समय था जब वह ऐसी नहीं थी। उसकी जिंदगी में कोई था जिस पर उसने इतना भरोसा किया कि वह उसे अपने दिल की हर बात बता देती थी। कोई जिसे उसने अपने सबसे मुश्किल दिनों में एक सुरक्षित ठिकाने की तरह देखा था, और क्योंकि उसने उस इंसान पर आंख बंद करके पूरा भरोसा कर लिया था, इसलिए जब उसने पैसे उधार मांगे तो वह जरा भी सतर्क नहीं रही। वे पैसे उसने महीनों तक एक एक रुपया जोड़कर बचाए थे। वे पैसे जो उसने अपने छोटे भाई से जुड़े एक बहुत जरूरी काम के लिए अलग रखे थे।
और फिर एक दिन वह इंसान सब कुछ लेकर गायब हो गया, बिना एक भी सफाई दिए। उसे खाली हाथ छोड़ गया और एक ऐसा सबक दे गया जो वह दोबारा कभी नहीं सीखना चाहती थी। उसने इशारों में समझाया कि उसे जिस चीज ने सबसे ज्यादा तकलीफ दी थी वह पैसे खोना नहीं था। पैसे तो अतिरिक्त शिफ्ट में काम करके दोबारा भी कमाए जा सकते थे, लेकिन जिस बात ने उसे अंदर से तोड़ दिया वह यह एहसास था कि उसने गलत इंसान पर भरोसा किया था। उसके दिल का वह सबसे कोमल हिस्सा जो उसने किसी के लिए खोला था, उसी का इस्तेमाल उस इंसान ने उसे चोट पहुंचाने के लिए किया था। और तभी से उसने अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी करना सीख लिया, इसलिए नहीं कि वह वैसी रूखी और ठंडी थी जैसा लोग सोचते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वह डरी हुई थी। वह इस बात से डरती थी कि अगर उसने एक बार फिर अपना दिल खोला तो अगली चोट ऐसी होगी जिससे वह शायद कभी उठ न पाए। कबीर ने बिना एक बार भी बीच में टोके उसके हाथों की हर हरकत को ध्यान से देखा। न तो उसने उसे सांत्वना देने में कोई जल्दबाजी की और न ही कोई खोखली नसीहत दी। वह बस उसे अपनी उन आंखों से देख रहा था जो कह रही थीं कि वह उसका दर्द समझता है। फिर तारा ने अपनी बात जारी रखी और उसे देव के बारे में बताया, अपने 22 साल के छोटे भाई के बारे में जो कोई हुनर सीख रहा था। उसने बताया कि कैसे बचपन में आए एक तेज बुखार ने उसके सुनने की क्षमता को काफी हद तक छीन लिया था और उसकी दुनिया को एक ऐसी जगह में बदल दिया था जहां दूसरों के मुकाबले बहुत कम आवाजें थीं। उसने बताया कि देव ही वह वजह था जिसके कारण उसने इशारों की भाषा सीखी थी। जो पैसे बरसों पहले उससे ठगे गए थे वे देव के लिए ही जमा किए गए थे, और जिंदगी उससे चाहे जो भी छीन ले, उसने हमेशा खुद से यही कहा था कि वह कभी अपने भाई को उसके अपने ही सन्नाटे में अकेला और बेसहारा महसूस नहीं होने देगी। जब उसने देव के बारे में बात की तो कबीर की नजरों में कुछ बदल गया। वह थोड़ा सीधा होकर बैठ गया और ज्यादा ध्यान देने लगा, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने उसके छोटे भाई के बारे में सुना था। उसने जाना कि एक मामूली सी नौकरी करने वाली गरीब वेट्रेस क्यों उस भाषा को इतनी सहजता और धारा प्रवाह तरीके से इस्तेमाल कर सकती थी जिसे खुद कबीर को अपनी पूरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और वह समझ गया कि तारा के इन बातूनी हाथों का चलना कोई महज इत्तेफाकन नहीं था, बल्कि बरसों के खामोश प्यार का नतीजा था। कबीर ने अपने हाथ उठाए और इशारों में एक ऐसी बात कही जिसे तारा लंबे समय तक याद रखने वाली थी कि ज्यादातर लोगों को लगता है कि सुनना सिर्फ कानों का काम होता है, लेकिन वह किसी भी और इंसान से बेहतर जानता था कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो हर एक आवाज सुन सकते हैं, पर फिर भी किसी दूसरे के दिल की बात कभी सच में नहीं सुनते। जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक भी आवाज नहीं सुन पाते, लेकिन फिर भी वे सब कुछ बेहद साफ साफ सुन और महसूस कर लेते हैं, दूसरों से कहीं बेहतर। जब उसने अपने हाथों के इशारे बंद किए तो दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा छा गया। वह सन्नाटा बिल्कुल भी असहज करने वाला नहीं था, बल्कि उसमें एक अजीब सी गर्माहट थी। ऐसा लग रहा था मानो उस प्राइवेट केबिन के अंदर अपनी अपनी बनाई दीवारों के पीछे छिपने के आदी दो लोगों ने अचानक यह महसूस कर लिया हो कि वे एक दूसरे को उस रूप में देख पा रहे हैं जैसे उनकी जिंदगी में पहले बहुत ही कम लोगों ने देखा था। दो अलग अलग जिंदगियों के दो घाव, एक ऐसा जिसने भरोसा टूटने के बाद खुद को दुनिया से समेट लिया था, और दूसरा जो अपनी ताकत और रसूख के बीच भी बेहद अकेला था। फिर भी जब वे एक दूसरे के अक्स में खुद को देखते तो उनका दर्द गहरा नहीं होता था, बल्कि अजीब बात थी कि उन्हें थोड़ा सुकून ही मिलता था। तारा उस रात उस केबिन से एक ऐसे एहसास के साथ बाहर निकली जो उसने बहुत समय से महसूस नहीं किया था। यह एहसास कि शायद हर खुला दरवाजा एक नए जख्म की तरफ नहीं ले जाता, कि शायद इस दुनिया में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए अपनी बनाई दीवारों से बाहर कदम बढ़ाना सही फैसला हो सकता है। ऐसे लोग जिन पर दोबारा भरोसा किया जा सकता था। लेकिन उस रात प्राइवेट केबिन से लौटते हुए तारा अपने दिल में जो गर्माहट लेकर घर गई थी, वह रेस्टोरेंट में उसका इंतजार कर रहे हालात के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकी। क्योंकि जहां एक तरफ उसे एक ऐसी जगह मिली थी जहां उसे लगा कि उसकी बात सुनी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ विक्रम की सरपरस्ती में उठने वाली कानाफूसी, जो पहले सिर्फ इशारों इशारों में शुरू हुई थी, अब महज दबी छिपी बातों तक सीमित नहीं रही और तेजी से बेहद जहरीली शक्ल अख्तियार करने लगी। विक्रम ने पहले तो किचन में मजाक मजाक में ऐसी बातें कहनी शुरू की, फिर उसने स्टाफ के व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसे मैसेज डालने शुरू कर दिए जहां हर कोई उन्हें पढ़ सकता था,
और किसी में भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। वह ऐसे मैसेज लिखता था जिनमें यह इशारा होता था कि तारा जैसी आम लड़की अगर अचानक इतने रसूखदार ग्राहक की पसंदीदा बन गई है तो इसका इकलौता कारण यही है कि उसे सौदेबाजी करना अच्छे से आता है। वह तो बस काले साम्राज्य के एक अमीर और रसूखदार बाहुबली का दामन थाम रही है ताकि अपनी इस मामूली वेट्रेस की जिंदगी से बाहर निकल सके। वह इन जहरीले शब्दों को मजाक का मुखौटा पहना देता था, साथ में हंसने वाले इमोजी भी लगा देता ताकि वे बेअसर लगें, लेकिन पढ़ने वाला हर शख्स समझता था कि वह बेहद घटिया तरीके से उसके सम्मान और इज्जत को कीचड़ में घसीट रहा था। और जिस बात ने इस पूरे मामले को एक आम मजाक की हद से बहुत आगे बढ़ा दिया वह यह थी कि विक्रम सिर्फ बातों तक ही नहीं रुका। उसने ऐसी हरकतें शुरू कर दीं जिससे तारा जब भी उसके आस पास होती उसे बेहद असहज महसूस होता। वह किचन के पीछे के तंग रास्तों में जानबूझकर उसका रास्ता रोककर खड़ा हो जाता, जिससे तारा को उसके पास से सटकर गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ता। वह उसी मजाकिया लहजे में उसके शरीर पर फप्तियां कसता था और जब भी तारा अपनी नापसंदगी जाहिर करती तो वह हंस पड़ता और कहता कि वह कुछ ज्यादा ही संजीदा हो रही है, वह तो बस मजाक कर रहा था। पीड़ित को ही बात का बतंगड़ बनाने वाली साबित करने की उसकी इस आदत से तारा एक ही समय में गुस्से और बेबसी से घिर जाती थी। क्योंकि विक्रम उस शिफ्ट का मैनेजर था, वह इंसान जिसके हाथ में तारा की ड्यूटी का समय और उसकी नौकरी थी। तारा अच्छी तरह समझती थी कि अगर उसने कोई हंगामा खड़ा किया तो इसका बुरा अंजाम सबसे पहले शायद उसी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। तारा इस सब का शिकार होने वाली अकेली लड़की नहीं थी। उन दिनों चोरी छिपे मिलने वाले इशारों और आधी अधूरी बातचीत से उसे यह समझ आने लगा कि उससे पहले भी यहाँ कई लड़कियां काम कर चुकी थीं जिन्होंने विक्रम के इस घटिया बर्ताव को झेला था और आखिरकार बिना किसी से शिकायत किए चुपचाप नौकरी छोड़ दी थी। क्योंकि वे सब डरी हुई थीं। उन सभी को नौकरी की सख्त जरूरत थी और वे जानती थीं कि ऊपर बैठे मालिकों की नजरों में अच्छे बने रहने वाले एक मैनेजर के सामने एक मामूली वेट्रेस की आवाज की कोई हैसियत नहीं होती। इस अनकही सच्चाई ने पूरे रेस्टोरेंट में एक दमघुंटू माहौल बना दिया था जिसे लोग चुपचाप सहना ही बेहतर समझते थे। धीरे धीरे काम के दौरान वहां का माहौल बदलने लगा। कुछ सहकर्मी जो पहले उसे सिर्फ नजरअंदाज करते थे अब उसे हमदर्दी और दूरी के एक अजीब से मिले जुले भाव से देखने लगे थे, मानो वह कोई ऐसी मुसीबत हो जिससे दूर रहना ही भलाई है। बाकी लोग विक्रम की बातों पर यकीन कर लेते और पीठ पीछे तरह तरह की बातें बनाते थे, और तारा जिसने अपनी पूरी जिंदगी खुद को दूसरों की नजरों से बचाकर गुमनामी में बितानी चाहिए थी, आज ठीक उसी चीज के केंद्र में खड़ी थी जिससे उसे सबसे ज्यादा डर लगता था, यानी लोगों की दुर्भावना से भरी नजरों और चर्चाओं के बीच। इस पूरे माहौल में ओम सबसे ज्यादा परेशान और छटपटा रहा था। वह व्हाट्सएप ग्रुप पर विक्रम के भेजे हर एक मैसेज को पढ़ता और उसका मन भारी हो जाता तथा घबराहट होने लगती थी, क्योंकि वह जानता था कि वे सारी बातें सरासर झूठ थीं। उसने अपनी आंखों से देखा था कि तारा ने इन सभी महीनों में कितने शांत और शालीन तरीके से काम किया था, और वह विक्रम के इस हंसमुख चेहरे के पीछे छिपे उसके असली और घिनौने रूप को भी अच्छी तरह जानता था। उसे वह गुरुवार की रात याद थी जब वह खुद भी दरवाजे की ओट में खड़ा होकर दूसरों के साथ हंस रहा था, और वह जितना इस बारे में सोचता उसे खुद से उतनी ही घिन आती कि उसने कभी किसी दूसरे इंसान की बेइज्जती और लाचारी को महज मनोरंजन का जरिया मान लिया था। ओम का यह पछतावा अब कोई मामूली या धुंधला सा एहसास नहीं रह गया था। यह एक भारी बोझ बन चुका था जो हर बार काम पर आते ही उसके सीने को भींचने लगता था। उसने चुपचाप हर चीज पर गौर करना शुरू कर दिया। वह याद रखने लगा कि विक्रम कब क्या बोलता और करता था, भले ही उसे खुद नहीं पता था कि वह इन सभी बातों का रिकॉर्ड क्यों रख रहा है। फिलहाल उसमें इतना हौसला नहीं था कि वह खुलकर और सबके सामने तारा का साथ दे सके। उसे अब भी डर था कि अपने से ताकतवर इंसान के खिलाफ खड़े होने की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा बदल चुका था जिसे वापस नहीं बदला जा सकता था। वह अब और इस बात का नाटक नहीं कर सकता था कि जो कुछ हो रहा था वह सिर्फ एक बेनुकसान मजाक था, और दिल ही दिल में वह जानता था कि एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब उसे डर के मारे खामोश रहने या फिर आगे बढ़कर उस सच को बयां करने के बीच किसी एक को चुनना होगा जिसे उसने छिपा कर रखा था। और तारा, जो रोजाना उन घूरती हुई नजरों
और उड़ती हुई अफवाहों के बीच रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखती थी। वह भी उस दिन के करीब पहुंच रही थी जब वह एक पल भी और यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आखिरकार वह दिन एक दोपहर को आ ही गया जब तारा रात की शिफ्ट के लिए शराब की कुछ और बोतलें लाने के लिए पीछे बने गोदाम के तहखाने में नीचे गई। जैसे ही उसने एक डिब्बा उठाया, बीरजू और कमला ने उस तंग रास्ते को रोक दिया। उनके चेहरों पर वही जानी पहचानी जहरीली मुस्कान थी और उन्होंने उसके वीआईपी केबिन के रात के चक्करों को लेकर एक और घटिया ताना मारा। उन्हें उम्मीद थी कि वह हमेशा की तरह अपनी नजरें झुका लेगी और बिना कुछ बोले चुपचाप कतरा कर निकल जाएगी, लेकिन इस बार तारा ने शराब का वह डिब्बा जोर से नीचे रख दिया। वह अपनी जगह पर डटकर खड़ी हो गई और इतने महीनों में पहली बार उसने सीधे बीरजू की आंखों में झांका। उसकी आवाज में न तो कोई चीख पुकार थी और न ही कोई आंसू थे, लेकिन वह इतनी धीमी और पक्की थी कि उनके चेहरों की वह घटिया मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसने उनसे कहा कि वह कई हफ्तों से उस बेरहम जाल के बारे में सब जानती थी जो उन्होंने उस गुरुवार को उसके लिए बुना था, और उसने उनकी हर एक कड़वी बात सुनी थी जो उन्होंने उसकी पीठ पीछे की थी। वह पीछे नहीं हटी, वह आगे बढ़ी, जिससे बीरजू लड़खड़ाते हुए लकड़ी की अलमारी की तरफ पीछे हटने पर मजबूर हो गया। बीरजू ने हंसने और अपना वही पुराना राग अलापने के लिए मुंह खोला कि अरे तुम इतना ड्रामा क्यों कर रही हो, यह तो बस एक मजाक था। लेकिन तारा ने उसे बात पूरी नहीं करने दी। उसने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा कि वह यहाँ इस बात पर बहस करने नहीं आई है कि उन्होंने उसे चोट पहुंचाई है या नहीं, क्योंकि अपने ऊपर किए गए मजाक को सहने की तो उसे आदत हो चुकी थी और वह इसे नजरअंदाज कर सकती थी। लेकिन जिस चीज को वह नजरअंदाज नहीं कर सकती थी, जिसने उसे आज यहाँ खड़े होकर ये बातें कहने पर मजबूर किया था, वह यह था कि उन्होंने एक इंसान की न सुन पाने की लाचारी का इस्तेमाल अपने मनोरंजन के लिए किया था। उसने कहा कि उन्होंने उस आदमी को, उस बहरे साहब को मजाक उड़ाते हुए बिल्कुल बहरा कहा, जैसे कि कम आवाजों की दुनिया में जीना कोई ऐसा ऐब हो जिसका मजाक उड़ाया जाना चाहिए, बिना एक सेकंड के लिए भी उसे एक इंसान समझे। उसने कहा कि अगर उस रात उसे इशारों की भाषा यानी साइन लैंग्वेज नहीं आती होती तो वहां असहज महसूस करने वाली वह खुद नहीं बल्कि वे साहब होते। एक ऐसा इंसान जिसे बंद दरवाजे के पीछे छिपे कुछ लोगों ने एक ऐसे मजाक का जरिया बना दिया जिसका उसे अंदाजा तक नहीं था, और यह कोई मजाक नहीं था, यह तो मनोरंजन के मुखौटे के पीछे छिपी हुई क्रूरता थी। तारा की आवाज बिल्कुल भी तेज नहीं हुई, लेकिन उसका एक एक शब्द इतना साफ और भारी था कि वह गोदाम, जो अमूमन कूलिंग मशीन की आवाज से गूंजता रहता था, एकदम खामोश हो गया। उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि उसका एक छोटा भाई है जो इसी शांत दुनिया में रहता है जहां आवाजें कम हैं, और उसने अपनी पूरी जिंदगी इस बात के लिए लड़ाई लड़ी है कि कोई भी कभी उसे एक मजाक की तरह न देखे। इसलिए वह बहुत अच्छे से समझती थी कि जब कोई आपकी इस कमी को मनोरंजन का साधन बना देता है तो वह कितना अपमानजनक और नाइंसाफी से भरा होता है। उसने पहले कमला की तरफ देखा, फिर बीरजू को घूरा और उनसे कहा कि वह उनसे यह नहीं कह रही कि वह उसे पसंद करें। वे जितना चाहें उससे नफरत करना जारी रख सकते हैं, लेकिन अब से उन्हें अपनी सीमा समझनी होगी। उन्हें किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है, न तो उसके, न उन साहब के, और न ही किसी और के, कि वे अपनी बोरियत मिटाने के लिए दूसरों की इज्जत का तमाशा बनाएं। कमला, जो आमतौर पर अपनी तीखी जुबान के लिए जानी जाती थी, इस बार एक शब्द भी नहीं बोल सकी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसने अपनी नजरें फेर लीं, जैसे वह तारा की आंखों में झोंकने की हिम्मत न जुटा पा रही हो। बीरजू के होठों पर हमेशा सजी रहने वाली वह घमंडी मुस्कान अब पूरी तरह गायब हो चुकी थी। उसने अपना बचाव करने के लिए कुछ कहने को मुंह खोला, लेकिन फिर खामोश हो गया, क्योंकि पहली बार किसी ने सीधे उसके चेहरे पर उसके किए की कड़वी सच्चाई थूक दी थी, और उसे एहसास हो गया था कि तारा की बातों के आगे उसके सारे बहाने खोखले थे। तभी तारा की नजर गोदाम के दरवाजे के पास खड़े ओमकार पर पड़ी। उसने सब कुछ देख लिया था, और जब तारा की नजरें उस पर पड़ी तो ओमकार ने झट से अपना सिर झुका लिया। उसके दोनों कान शर्म से लाल हो चुके थे। इसलिए नहीं कि तारा ने उससे कुछ कहा था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके कहे एक एक शब्द ने ओमकार के अंदर छिपे डरपोक इंसान को बेनकाब कर दिया था। तारा ने इसके आगे और कुछ नहीं कहा। वह नीचे झुकी, शराब का डिब्बा उठाया और गोदाम से बाहर निकल गई।
अपने पीछे एक ऐसा भारी सन्नाटा छोड़ते हुए जिसमें पहली बार कोई हंस नहीं रहा था। गोदाम में हुई उस तीखी बहस के बाद बीरजू कुछ दिनों तक बिल्कुल शांत रहा, लेकिन वह खामोशी कोई पछतावा नहीं थी, बल्कि यह तो उस इंसान के अंदर सुलगता हुआ गुस्सा था जिसका अभी अभी अपमान हुआ था और जो अपनी खोई हुई साख को वापस पाने का रास्ता तलाश रहा था। और बीरजू जैसे लोग अपने जख्मी आत्मसम्मान पर मरहम लगाने के लिए डिंगे हाँकने का सहारा लेते हैं, उसने रेस्टोरेंट के कुछ लोगों और बाहर के कुछ जान पहचान वालों के कानों में फुसफुसाना शुरू कर दिया कि उसे कोई हल्के में न ले। मौर्या साहब के लोगों के साथ उसकी बड़ी उठना बैठना है और वह रसूखदार ग्राहक जो यहाँ आया करता है वह असल में उसकी बहुत इज्जत करता है। दूसरों की नज़रों में खुद को बड़ा दिखाने के लिए उसने झूठ का ऐसा जाल बुना, बिना यह समझे कि जिस दुनिया को वह अपनी ढाल बना रहा था वहां बिना किसी ताल्लुक के रिश्ते का झूठा नाटक करना कोई मजाक नहीं था। उसकी यह बड़ी बड़ी बातें बाहर कई लोगों के मुंह से होती हुई बड़ा मुकुंद नाम के एक आदमी के कानों तक जा पहुंची। मुकुंद असल में सूर्यवीर साहब का सबसे भरोसेमंद और दायां हाथ था, जिसका काम हर ऐसी चीज पर नजर रखना था जो उनके संगठन की साख और सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकती थी। और बड़ा मुकुंद जैसे लोगों के लिए कोई बाहरी बंदा घूम घूम कर उनके लोगों के साथ अपनी गहरी दोस्ती के दावे करे, यह ऐसी बात नहीं थी जिसे वे नजरअंदाज कर देते। इसलिए नहीं कि यह कोई बेइज्जती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि यह खतरनाक था। क्योंकि जब कोई बाहरी इंसान दूसरों पर रौब झाड़ने के लिए उनके नाम का गलत इस्तेमाल करने लगता है तो वह पूरे संगठन को उन मुसीबतों में घसीट सकता है जिनसे वे दूर रहना चाहते हैं। इसलिए एक रात जब शिफ्ट खत्म होने वाली थी, दो ठाठ बाट वाले आदमी बड़े ही शांत और सभ्य तरीके से रेस्टोरेंट के अंदर आए। वे इतने शांत थे कि किसी ने उन पर ध्यान भी नहीं दिया जब तक कि वे सीधे बीरजू के पास नहीं पहुंच गए और बड़े ही अदब से उसे बात करने के लिए थोड़ी देर बाहर आने को कहा। तारा उस वक्त दरवाजे के पास ही सफाई कर रही थी, इसलिए उसने यह सब अपनी आंखों से देखा। उसने साफ तौर पर देखा कि उन आदमियों को पहचानते ही बीरजू के चेहरे का रंग कैसे उड़ गया। उन्होंने न तो अपनी आवाज ऊंची की और न ही कोई डराने धमकाने का इशारा किया। उनमें से एक आदमी बीरजू के बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया और बेहद धीमी तथा सपाट आवाज में कुछ कहने लगा। तारा उनकी बातें पूरी तरह सुन तो नहीं पाई, लेकिन उन शब्दों का जो खौफनाक असर बीरजू के चेहरे पर धीरे धीरे उभर रहा था वह उसे साफ दिखाई दे रहा था। बीरजू का वह पुराना घमंड हवा हो गया और उसकी जगह उस शख्स की लाचारी ने ले ली जिसे अभी अभी समझ आया था कि वह किसी ऐसी ताकत के साथ खेल रहा था जिसके असली रसूख का उसे अंदाजा तक नहीं था। उस आदमी ने उसे सिर्फ एक बात याद दिलाई कि कुछ लोगों का नाम अपनी छोटी मोटी बड़ाई करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस बार वे सिर्फ मामले को सुलझाने और बात को प्यार से समझाने आए थे और उन्हें पूरा भरोसा है कि दूसरी बार आने की नौबत नहीं आएगी। इसके बाद वे जैसे खामोशी से आए थे वैसे ही विदा का इशारा करते हुए सिर हिलाया। वे पलटे और चले गए। बीरजू वहीं अपनी जगह पर बुत बनकर खड़ा रह गया। उसके चेहरे का खून सूख चुका था और उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। यह सब मुश्किल से 2-3 मिनट के भीतर ही हो गया। न कोई शोर शराबा हुआ, न कोई धक्का मुक्की, लेकिन फिर भी हवा में ऐसा खौफ तैर गया जो किसी भी चीखने चिल्लाने वाले झगड़े से कहीं ज्यादा डरावना था। एक कोने में छिपकर यह सब देख रही तारा के हाथ में सफाई का कपड़ा वैसे ही थमा रह गया और वह सुन्न खड़ी रह गई। यह पहली बार था जब उसने अपनी आंखों से उस शख्स की असली दुनिया की एक झलक देखी थी जिसके साथ वह हर गुरुवार की रात उस वीआईपी केबिन में बैठती थी। उसे एहसास हुआ कि उस केबिन के भीतर जो शांति और शराफत वह देखती थी वह तो उस इंसान का महज एक पहलू था, जबकि उसका दूसरा पहलू एक ऐसी ताकत थी जो बीरजू जैसे मगरूर आदमी को सिर्फ चंद लफ्जों से थर थर कांपने पर मजबूर कर सकती थी, जिसने उसे अंदर तक कोंपा दिया था। वह कोई मारपीट नहीं थी, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, बल्कि वह अदृश्य रसूख था। उस इंसान का वजूद ही दूसरों के दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। तारा वहीं खड़ी रही और पहली बार उसने इस बात को गहराई से महसूस किया कि उस इंसान के करीब होने का मतलब सिर्फ सुकून भरी रातें और इशारों में होने वाली बातें ही नहीं थीं। इसके साथ एक बड़ी कीमत भी जुड़ी थी, एक ऐसी अनजानी दुनिया जिसके कायदे कानूनों से वह पूरी तरह अनजान थी। और उसके दिल में धीरे धीरे पनपते उन सभी जज्बातों के साथ पहली बार एक नया सवाल भी सर उठाने लगा।
एक ऐसा सवाल जिसका जवाब देने की वह हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। क्या उसके जैसी आम लड़की, जिसका एक छोटा भाई है, जिसे हिफाजत की जरूरत है, इस तरह की खतरनाक दुनिया के चक्रव्यूह में कदम रख सकती है? और उस रात वह उसी अनसुलझे सवाल के साए में घर की तरफ चल पड़ी, जिसका बोझ उसके कंधों पर किसी भी बिल या अफवाह से कहीं ज्यादा भारी महसूस हो रहा था। उस रात तारा की आंखों से नींद गायब थी। वह काफी देर से शहर के दक्षिणी हिस्से में बने अपने छोटे से फ्लैट पर पहुंची और हमेशा की तरह बड़ी सावधानी से दरवाजा खोला ताकि दीपू की नींद न टूटे। लेकिन दो शिफ्टों की उस थकान के बाद बिस्तर पर बेसुध होकर गिर जाने के बजाय वह अंधेरे में बिस्तर के कोने पर बैठ गई। उसने दोनों हाथों से चाय के उस प्याले को थाम रखा था जिसे उसने थोड़ी देर पहले बनाया था, लेकिन ख्यालों में खोए होने की वजह से वह उसे पीना भूल गई थी और अब वह चाय ठंडी हो चुकी थी। रेस्टोरेंट का वह खौफनाक नजारा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था और उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। कोई मारपीट या भयानक हाथापाई का नजारा नहीं, बल्कि उस पल का वह सन्नाटा ही था जिसने उसकी रूह को कौंपा दिया था। यह सोचकर ही उसकी धड़कनें बढ़ रही थीं कि कैसे दो अनजान आदमियों के सिर्फ पास खड़े होकर कुछ बोलने भर से बीरजू जैसा घमंडी इंसान बेजान पड़ गया और थर थर कौंपने लगा। वह अनदेखा खौफ अब उसके विचारों पर इस कदर हावी हो चुका था कि वह उसे कोई नाम तो नहीं दे पा रही थी, लेकिन उसे अपनी हर धड़कन में साफ महसूस कर रही थी, जो रोज से कहीं ज्यादा तेज चल रही थी। उसने उन गर्म गुरुवार की रातों में वीआईपी केबिन के भीतर शौर्य के बारे में सोचा, उसकी उस दुर्लभ मुस्कान के बारे में और उस तरीके के बारे में जिससे वह अपनी पूरी निगाहों से उसकी बातें सुनता था। और फिर उसने उस दृश्य के बारे में सोचा जो उसने अभी अपनी आंखों से देखा था, और पहली बार वे दोनों तस्वीरें उसके भीतर बहुत हिंसक रूप से टकराईं। वीआईपी केबिन का वह भद्र पुरुष और उसके पीछे की वह बेरहम ठंडी दुनिया, दोनों एक ही इंसान के हिस्से थे। और तृषा को यह एहसास हुआ कि इतने समय से उसने केवल एक ही पहलू देखा था, वही पहलू जो शौर्य ने उसे देखने की अनुमति दी थी, जबकि दूसरा पहलू जिससे वह गलती से टकरा गई थी एक ऐसा खतरनाक दायरा था जिससे उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। लेकिन जिस बात ने उसे सबसे ज्यादा दहलाया वह उसका अपना डर नहीं था, बल्कि देव था। अपने भाई का ख्याल आते ही उसका सीना जैसे भींच गया और उसने उस छोटे से कमरे की तरफ देखा जहां वह सो रहा था। उसका भाई जो अभी 22 साल का था, जिसकी उसने अपनी पूरी जवानी ढाल बनकर रक्षा की थी, वह जो एक शांत दुनिया में जीता था जहां आवाजें बहुत कम थीं और इसीलिए तृषा की नजरों में उसे हमेशा थोड़े ज्यादा सहारे और देखभाल की जरूरत रहती थी। उसने खुद से पूछा कि क्या शौर्य के इस प्रभाव क्षेत्र में और गहरे उतरने से गुप्त नियमों की वह दुनिया एक दिन देव तक भी पहुंच जाएगी। उसने सोचा कि क्या वह अनजाने में अपने मासूम भाई को एक ऐसे खतरे के करीब ले जा रही थी जिसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था। सिर्फ इस विचार मात्र से ही कि उसके अपने फैसलों के कारण देव पर कोई आंच आ सकती है, उसका दिल घबराहट और डर से बैठने लगा। क्योंकि नुकसान से भरी इस जिंदगी ने तृषा को अगर कुछ सिखाया था तो यही कि वह सब कुछ खो सकती है, पैसा, भरोसा, सुकून, लेकिन वह देव को कभी नहीं खो सकती थी। वह उसका आखिरी सहारा था, वही वजह जिसके लिए वह हर सुबह उठती थी और काम पर दो लंबी शिफ्टों की थकान झेलती थी। दुनिया में वही अकेला इंसान था जो रसोई में चावल के पतीले के पास एक छोटी सी चिट्ठी लिखकर उसका इंतजार करता था, और यह सोचना कि वह उसे सिर्फ इसलिए खतरे में डाल सकती है क्योंकि उसका दिल एक ऐसे इंसान की तरफ खींचने लगा था जो उस दुनिया से ताल्लुक रखता था, उसे खुद को एक स्वार्थी महसूस करा रहा था। उस रात वह बहुत देर तक वहीं बैठी रही, न तो फायदे और नुकसान का हिसाब लगा रही थी, न ही सही और गलत को तौल रही थी। वह तो बस अपने भीतर की उस सबसे बुनियादी आवाज को सुन रही थी जो चिल्लाकर कह रही थी कि पीछे हट जाओ, अपने उस छोटे से आशियाने को बचाओ जिसके लिए उसने इतनी कड़ी मेहनत की थी, और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए अपने चारों तरफ की दीवारों को और ऊंचा कर लो। वह एहसास इतना गहरा था कि एक पल के लिए उसने अपना फोन उठाया ताकि शौर्य को कोई ऐसा संदेश भेज सके जिससे उनके बीच एक दूरी बन जाए, लेकिन फिर उसने फोन वापस रख दिया क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि क्या लिखे। उसने खिड़की से बाहर देखा जहां सड़क की रोशनी फर्श पर मध्यम लकीरें बना रही थी, और जब से वह शौर्य से मिली थी तब से पहली बार उन गुरुवार की रातों से मिली गर्माहट पर एक नए शक का साया मंडराने लगा था। शौर्य, जो अब तक एक ऐसा शख्स था
जिसे जानने की उसके भीतर उत्सुकता थी, कोई ऐसा जिस पर वह भरोसा करने लगी थी, अचानक एक ऐसी बेरहम दुनिया का प्रतीक बन गया जो उसे पूरी तरह थका देती थी। और जब सुबह होने को आई, जब नए दिन की पहली गायें सड़कों पर उतरने लगीं, तृषा तब भी अपने हाथों में ठंडी चाय का कप लिए वहीं बैठी थी। उसका दिल एक ऐसे अनजाने डर में उलझा हुआ था जिसका कोई साफ आकार नहीं था। वह बस इतना जानती थी कि उसके भीतर कुछ बदल चुका था और आने वाले गुरुवार अब पहले की तरह सीधे और आसान नहीं रहने वाले थे। जब तृषा अपने डर के साए में जाग रही थी, तब शहर के दूसरी तरफ बहुत खामोशी से कुछ और ही आकार ले रहा था, जिससे वह पूरी तरह बेखबर थी। क्योंकि शौर्य ने, जब से उसका ध्यान उस वेट्रेस पर गया था जिसके हाथ इशारों में बातें करना जानते थे, अपने खासम खास राघव से चुपचाप यह पता लगाने को कहा था कि पहली रात तृषा जैसी लड़की को उसके केबिन में भेजने के पीछे आखिर क्या वजह थी। शौर्य एक ऐसा आदमी था जो कभी इत्तेफाकों पर यकीन नहीं करता था, और उसका यह अंदेशा बिल्कुल सच साबित हुआ। कुछ ही समय में राघव ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया और अपने मालिक के सामने वो कड़वी सच्चाई लाकर रख दी। उसने खुलासा किया कि वीआईपी केबिन में तृषा का पहली बार आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि यह विक्रम और उसके दोस्तों द्वारा रची गई एक चाल थी, ताकि वह मजे के लिए उसका मजाक उड़ा सकें और उसे नीचा दिखा सकें। उन लोगों ने सोचा था कि उसे वहां से बेइज्जत करके भगा दिया जाएगा। वे इस बात से पूरी तरह बेखबर थे कि वे कितनी गहरी आपसी समझ और जुड़ाव की शुरुआत करने जा रहे थे। राघव ने शौर्य को उन गंदी और घिनौनी अफवाहों के बारे में भी बताया जो विक्रम ने बाद में तृषा को बदनाम करने के लिए फैलाई थीं। जब शौर्य ने यह सब जात की बोधने के लिए विक्रम ने बाद सुना, तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया, लेकिन उसके भीतर एक अजीब और खतरनाक सन्नाटा छा गया, क्योंकि वह समझ गया था कि जिस औरत की वह इतनी कद्र करता था, जिसने इतने सालों में पहली बार उससे इस तरह बात की थी जैसे वह कोई आम इंसान हो, वह उसकी जिंदगी में एक ऐसी क्रूर मजाक के जरिए आई थी जिसका निशाना सीधा उसकी उस कमजोरी पर था जिसे वह सबसे छुपा कर रखता था। और तृषा इतने समय से बिना कोई शिकायत किए उन जहरीली अफवाहों को खामोशी से सह रही थी। अगले गुरुवार जब तृषा उस बिना सोई रात की घबराहट को अपने दिल में समेटे हुए वीआईपी केबिन में दाखिल हुई, तो उसे तुरंत महसूस हो गया कि शौर्य का बर्ताव कुछ बदला हुआ था। शौर्य के चेहरे पर वैसी मुस्कान नहीं थी जैसी पिछले कुछ हफ्तों से हुआ करती थी। उसने काफी देर तक उसे देखा, फिर अपने हाथ उठाए और इशारों में जो कुछ कहा उसने तृषा को स्तब्ध कर दिया। उसने इशारे से बताया कि वह सब कुछ जान चुका है। उसे उस रात बिछाए गए जाल के बारे में पता था, उसे विक्रम की करतूतों का पता था, वह उन अफवाहों के बारे में भी जानता था जो उस आदमी ने उसे बदनाम करने के लिए फैलाई थी। उसने कहा कि वह जानता है कि तृषा इतने समय से अकेले ही यह सब कुछ सह रही थी, और फिर गुस्से से भी ज्यादा खौफनाक और ठंडी खामोशी के साथ उसने इशारों में उसे समझाया कि अब उसे एक भी दिन यह सब सहने की जरूरत नहीं है। उसे बस हाँ में सिर हिलाना होगा और वह विक्रम को हमेशा के लिए उसकी जिंदगी के रास्ते से हटा देगा। वह यह पक्का कर देगा कि वह आदमी फिर कभी उसके बारे में जुबान खोलने की हिम्मत न करे। उसने यह नहीं बताया कि वह यह कैसे करेगा और न ही इसकी कोई जरूरत थी। उसके हाथों के उस सधे हुए और दृढ़ इशारे में एक ऐसा खामोश रुतबा था जिसे किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। उसने साफ तौर पर समझा दिया कि उसकी दुनिया में कोरी धमकियां नहीं दी जाती, बल्कि सीधे अंजाम भुगतने पड़ते हैं। तृषा वहीं ठिठक कर रह गई। वह उस केबिन में खड़ी थी जो कभी उसे दुनिया का सबसे सुकूनदेह और गर्म कोना लगता था, लेकिन पहली बार उसे अपने और सामने खड़े शख्स के बीच एक अदृश्य दूरी का एहसास हुआ, क्योंकि वह उसे एक ऐसी ताकत की पेशकश कर रहा था जो उसने जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। बस एक इशारे से उस इंसान को हमेशा के लिए मिटा देने की ताकत जिसने उसे इतना तड़पाया था और अफवाहों, नाइंसाफी और महीनों से खुद को लाचार महसूस करने के कारण थक चुका उसका एक हिस्सा एक पल के लिए इस पेशकश को देखकर डगमगाया। बस एक छोटा सा पल, जब उसे लगा कि आखिरकार कोई तो ऐसा ताकतवर इंसान है जो उसके साथ खड़ा होकर इस सब का अंत कर सकता है। लेकिन उस एक पल के तुरंत बाद उसे खुद से ही डर लगने लगा, क्योंकि वह समझ गई थी कि वह एक ऐसे दौराहे पर खड़ी है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, जहां एक तरफ विक्रम से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने का लालच था, तो दूसरी तरफ
यह सवाल कि अगर वह इस बात को स्वीकार कर लेती है कि किसी इंसान के साथ चाहे वह कितना ही बुरा क्यों न हो ऐसा सुलूक किया जाए जिसकी वह कल्पना करने से भी डरती है, तो वह खुद कैसी इंसान बन जाएगी। उसने शौर्य की तरफ देखा, उसकी उन आंखों में झांका जो उसके जवाब का इंतजार कर रही थीं, और उसे एहसास हुआ कि यह फैसला सिर्फ विक्रम के बारे में नहीं था, यह फैसला खुद उसके अपने बारे में था, इस बारे में कि वह अपने दर्द को खुद पर कितना हावी होने देगी। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसे लगा कि वह अभी तैयार नहीं है, इसलिए उसने बस इशारे से कहा कि उसे थोड़ा समय चाहिए, और वह उस केबिन से बाहर निकल आई, अपने कंधों पर पहले से भी कहीं ज्यादा भारी बोझ लिए। उस रात के बाद 4 दिनों तक त्रिशा ने शौर्य को एक भी संदेश नहीं भेजा। ऐसा नहीं था कि वह उसे कोई सजा देना चाहती थी या उससे बचना चाहती थी, बल्कि सच तो यह था कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, क्योंकि उसका दिमाग अनुत्तरित सवालों के जाल में उलझा हुआ था। वह काम पर जाती, घर लौटती, रात का खाना बनाती, देव के साथ बैठती और रोबोट की तरह अपने रोजमर्रा के सारे काम करती रहती, जबकि उसके विचार लगातार शौर्य की उस पेशकश के इर्द गिर्द घूम रहे थे। और रेस्टोरेंट में जो कुछ हुआ था उसे देखने के बाद की वह बिना सोई रात अगर सिर्फ एक बुनियादी डर थी, तो ये दिन उससे काफी अलग थे। अब वह डर कुछ शांत होकर दिल के किसी कोने में बैठ चुका था, और उसकी जगह एक अधिक भारी असमंजस ने ले ली थी, एक ऐसा वैचारिक संघर्ष जिससे वह बच नहीं सकती थी। शुरुआत में उसने खुद से कहा कि सबसे सुरक्षित रास्ता यही होगा कि वह पीछे हट जाए, खामोशी से शौर्य से दूरी बना ले और इस मामले को यहीं ठंडा होने दे। उसने सोचा कि अगर वह दूर चली जाएगी तो उसकी जिंदगी फिर से वैसी ही हो जाएगी जैसी पहले थी। वह फिर से वही गुमनाम वेट्रेस बन जाएगी। जब लोगों के पास बात करने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो वे अफवाहें भी धीरे धीरे दम तोड़ देंगी। और सबसे बड़ी बात, देव पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, उस छुपे हुए नियमों वाली दुनिया से कोसों दूर जिसकी उसने बस एक धुंधली सी झलक देखी थी। यह सोच बड़ी समझदारी और सूझबूझ भरी लग रही थी। इससे उसके भीतर का डरा हुआ हिस्सा तो शांत हो जाता था, लेकिन जब भी वह खुद को पूरी तरह मनाने के करीब पहुंचती, उसके भीतर कुछ अटक जाता और उसे चैन से बैठने नहीं देता। चौथे दिन की दोपहर को जब देव सो गया और वह खिड़की के पास शांति से बैठी थी, तब जाकर उसे समझ आया कि कौन सी बात उसे परेशान कर रही थी, और वह उसे पहचान पाई। उसे एहसास हुआ कि अगर वह डर के मारे बिना कोई सफाई दिए खामोशी से शौर्य की जिंदगी से पीछे हट जाती है, तो वह उसके साथ बिल्कुल वही कर रही होगी जिससे उसे विक्रम और बाकी लोगों से सबसे ज्यादा नफरत थी। वह उसके बदले खुद ही फैसला ले रही होगी, उसे उस चुनाव से बेदखल कर रही होगी जिसमें शामिल होने का उसे पूरा हक था। विक्रम और उन लोगों ने शौर्य से एक बार भी पूछने की तकलीफ उठाए बिना उसे अपने भद्दे मजाक का मोहरा बना दिया था। उसकी पीठ पीछे उसकी जिंदगी के फैसले ले लिए थे, जैसे खुद अपनी बात रखने का उसका कोई अधिकार ही न हो। और अब अगर वह सिर्फ अपने डर को शांत करने के लिए खामोशी से गायब हो जाती, तो वह भी उसे एक इंसान के रूप में सम्मान देने के बजाय केवल एक ऐसी समस्या की तरह मान रही होती जिसे रास्ते से हटा देना चाहिए। इस एहसास ने उसे शर्मिंदगी से भर दिया, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से उसे इस बात का गर्व था कि वह उन लोगों से अलग है जिन्होंने शौर्य को ठेस पहुंचाई थी। वह मानती थी कि वही अकेली है जो उसे एक जीता जागता इंसान समझती है, लेकिन इसके बावजूद वह खुद लगभग वही काम करने जा रही थी जो उससे एक इंसान के रूप में पहचाने जाने का अधिकार ही छीन लेता। उसने एक और बात महसूस की, कुछ ऐसी जो बहुत गहरी थी। असली सवाल यह नहीं था कि राजीव के साथ क्या होना चाहिए या उसे समर को कोई कदम उठाने देना चाहिए या नहीं। असली सवाल यह था कि वह खुद कैसी इंसान बनने जा रही थी, क्योंकि अगर वह इस प्रस्ताव के लिए हामी भर देती, अगर अपने दर्द और थकान के आगे घुटने टेक कर वह इस बात को स्वीकार कर लेती कि किसी इंसान के साथ अपराध की दुनिया के तौर तरीकों से बर्ताव किया जाए, तो वह खुद को खो देती। वह ऐसी इंसान बन जाती जो अपने दर्द को मिटाने के लिए किसी दूसरे की ताकत का इस्तेमाल करती है। और अगर वह ऐसा करती तो वह उन लोगों से कैसे अलग होती जो कमजोरों को कुचलने के लिए ताकत का इस्तेमाल करने के आदी हैं। देव अब भी उसके हर विचार में बसा हुआ था, लेकिन इस बार वह उसके बारे में सिर्फ डर के मारे नहीं सोच रही थी, बल्कि उसके मन में एक और सवाल उठ रहा था। उसने खुद से पूछा कि जब देव बड़ा होगा और उसे पता चलेगा कि उसकी बहन कभी ऐसे दौराहे पर खड़ी थी, तो वह क्या चाहेगा
कि उसकी बहन ने क्या रास्ता चुना। वह अपने भाई को सिखाना चाहती थी कि इंसानी गरिमा की रक्षा की जानी चाहिए, चाहे वह कोई ऐसा ही इंसान क्यों न हो जिसने आपको ठेस पहुंचाई हो। या फिर क्या जब किसी के हाथ में बहुत ताकत आ जाती है तो उसे हर उस शख्स को कुचलने का अधिकार मिल जाता है जिसने कभी उसे दर्द दिया था। और जब यह सवाल उसके मन में बिल्कुल साफ होकर उभरा तो तन्वी समझ गई कि उसे क्या फैसला लेना है। इसलिए नहीं कि यह रास्ता आसान या सुरक्षित था, बल्कि इसलिए क्योंकि यही एकमात्र ऐसा जवाब था जो उसे अपने भाई की और खुद की आंखों में आंखें डालकर देखने की हिम्मत देता। अगली सुबह उसने अपने फोन पर हाथ रखा और 4 दिनों में पहली बार समर को एक छोटा सा संदेश भेजा। उसने लिखा कि उसे उससे मिलना है। कुछ ऐसा है जो वह उसे बताना चाहती है, लिखे हुए शब्दों में नहीं, बल्कि अपने हाथों के इशारों से, सीधे उसी केबिन में जहां से यह सब शुरू हुआ था। समर का जवाब लगभग तुरंत आया और इस तरह अगली रात तन्वी ने फिर से उस निजी केबिन में कदम रखा। लेकिन इस बार उसके हाथों में सर्विंग ट्रे नहीं थी। वह खुद के वजूद के साथ वहां आई थी, एक ऐसी बात के साथ जिसे नाम देना सीखने में उसने 4 दिन बिता दिए थे। समर पहले से ही बैठकर उसका इंतजार कर रहा था और जब उसने दरवाजा बंद किया और उसके सामने बैठी तो उसने बड़ी शांति और ध्यान से उसे देखा, जैसे वह समझ रहा हो कि वह जो कहने जा रही थी वह बहुत मायने रखता था। तन्वी ने एक गहरी सांस ली और अपने हाथ उठाए। उसने सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा किया। उसने इशारों में समझाया कि वह जानती है कि उसका यह प्रस्ताव उसे बचाने की इच्छा से पैदा हुआ था। उसने बताया कि नुकसान से भरी उसकी पूरी जिंदगी में आज तक कोई भी इससे मार की तरह उसके लिए खड़ा होने को तैयार नहीं हुआ था और ठीक इसी वजह से उसे ईमानदार होना था। फिर उसने सीधे उसकी आंखों में देखा और उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने इशारों में कहा कि वह नहीं चाहती कि वह राजीव से कोई बदला ले। यह उसे माफ करने के बारे में नहीं था, बल्कि उन दोनों के बीच के रिश्ते की सच्चाई को बचाए रखने के बारे में था। उसने उसकी आंखों में देखते हुए समझाया कि जिस रात उसे धकेलकर उसके केबिन में भेजा गया था, उस रात उन दोनों के साथ किसी और के क्रूर मनोरंजन के खिलौने जैसा बर्ताव किया गया था। अगर वह राजीव को कुचलने के उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती तो वह भी बिल्कुल वही काम कर रही होती, यानी समर के वजूद को अपने बदले का एक हथियार मात्र बना देती। उसने धीरे धीरे इशारा किया ताकि वह उसके हर एक आंदोलन को ठीक से समझ सके। तुम मेरे गुस्से का कोई जरिया नहीं हो समर, तुम एक इंसान हो और मैं तुम्हारे साथ इससे कमतर कोई बर्ताव नहीं करूंगी। जब उसने यही इशारा पूरा किया तो उसने समर की आंखों में एक हल्की सी हलचल महसूस की, लेकिन वह रुकी नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने ईमानदार होने का फैसला किया है तो उसे आखिरी तक सच कहना होगा। उसने इशारों में उस रात के बारे में बताया जब वह समर के 2 आदमियों को राजीव से बात करने जाते देखने के बाद सो नहीं पाई थी। उसने अपना डर उससे नहीं छिपाया। उसने स्वीकार किया कि उस नज़ारे ने उसे डरा दिया था, कि पहली बार उसने वास्तव में उसके पीछे छिपी उस दुनिया को देखा था जिसके गुप्त नियम वह बिल्कुल नहीं समझती थी और जिसका हिस्सा होने के बारे में वह खुद दुविधा में थी। उसने उसे देव के बारे में बताया और अपने उस डर के बारे में भी कि अगर वह उसके दायरे में और गहरे उतरी तो एक दिन वह दुनिया उसके छोटे भाई तक पहुंच सकती है, जिसे उसने बचपन से हमेशा संभाल कर रखा था। उसने इशारों में बताया कि एक पल ऐसा भी आया था जब उसने बिना कुछ कहे खामोशी से पीछे हटने और उसकी जिंदगी से गायब हो जाने का फैसला कर लिया था ताकि सब कुछ पहले की तरह शांत हो जाए। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ऐसा करना भी उसकी जगह खुद ही फैसला लेने जैसा होगा, उससे अपनी बात कहने का हक छीनने जैसा होगा, ठीक उसी तरह जैसे उन लोगों ने किया था जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी, और वह ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। इसीलिए खामोशी से गायब हो जाने के बजाय उसने यहाँ आकर अपने दिल का हर सच, अपने जज्बात और अपने डर उसे बताने का फैसला किया, ताकि उसे वह हक वापस दे सके जो हमेशा से उसका होना चाहिए था। उसने इशारों में समझाया कि उनके बीच क्या रिश्ता है, इसका फैसला वह अकेले नहीं कर सकती थी। उसे यह जानने का पूरा हक था कि वह कौन है, उसे किस बात का डर है और वह क्या चाहती है। और यह सब जानने के बाद यह उसका फैसला होगा कि क्या वह एक गरीब वेट्रेस की जिंदगी में कदम रखना चाहता है, जिसका एक छोटा भाई है, जिसे सुरक्षा की जरूरत है और जिसका दिल अपने चारों तरफ दीवारें खड़ी करने का आदी हो चुका है, और वह खुद भी यह तय करेगी कि क्या उसमें उसके दायरे में कदम रखने की हिम्मत है। लेकिन जवाब जो भी हो,
वह सच से आना चाहिए था, किसी भागने या छिपने के रास्ते से नहीं। सब कुछ कह देने के बाद उसने अपने हाथ नीचे कर लिए और उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। यह सुकून उस इंसान का था जिसने बहुत समय में पहली बार बिना कुछ छिपाए अपने वजूद के हर पहलू को, अपनी ताकत और अपनी कमजोरियों को पूरी तरह किसी दूसरे के सामने रख दिया था। वह निजी केबिन एक ऐसे सन्नाटे में डूब गया जो उनके बीच पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। एक ऐसा गहरा और थरथराता हुआ सन्नाटा, क्योंकि अब सारे पत्ते मेज पर साफ खुल चुके थे और तन्वी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह बस यह देखने के लिए बैठी रही कि उसके सामने खड़ा वह आदमी उन तमाम सच्चाइयों का क्या करेगा जो उसने अभी अभी उसके हाथों में सौंपी थीं। तन्वी के हाथ नीचे करने के बाद समर बहुत देर तक खामोश रहा, इतनी देर कि वह इस बात से घबराने लगी कि कहीं उसने जरूरत से ज्यादा तो नहीं कह दिया, या शायद उसने उस इकलौती चीज को ठुकरा दिया था जिसे देना ही वह आदमी जानता था। लेकिन जब उसने आखिरकार अपने हाथ उठाए तो उसने जो इशारे किए उन्होंने तन्वी को अपनी जगह पर सुन्न कर दिया। उसने उसे बताया कि अपनी पूरी जिंदगी में जिस दिन से उसने अपने पिता को खोया और रातों रात बड़ा होने के लिए मजबूर हुआ ताकि वह इस साम्राज्य को संभाल सके जिसमें वह आज जी रहा है, तब से आज तक कोई भी शख्स उसके पास दो चीजों के अलावा किसी और इरादे से नहीं आया, या तो डर या फिर लालच। लोग उसके पास इसलिए आते थे क्योंकि वे उससे डरते थे और उसे खुश रखना चाहते थे, या फिर इसलिए क्योंकि वे जानते थे कि उसके पास पैसा और ताकत है और वे किसी सौदेबाजी के इरादे से आते थे। वह इतने लंबे समय से ऐसे लोगों के बीच जी रहा था जो उसे केवल इस्तेमाल करने वाली ताकत या बचने लायक खतरा समझते थे कि वह लगभग भूल ही चुका था कि वह भी एक इंसान है जिसके साथ किसी दूसरे तरीके से भी पेश आया जा सकता है। उसने इशारों में समझाया कि जब उसने उसकी खातिर राजीव से निपटने का प्रस्ताव रखा था तो उसके मन के एक हिस्से को लगा था कि वह यही चाहती होगी, क्योंकि उसकी दुनिया सिर्फ यही एक भाषा बोलना जानती थी। कोई तुम्हें चोट पहुंचाए और तुम उसे रास्ते से हटा दो, यही नियम था। इतने लंबे समय से उसके आसपास सब कुछ इसी तरह काम करता आया था, लेकिन उसने अभी कुछ ऐसा किया था जो आज तक किसी ने नहीं किया था। उसने उसकी ताकत को ठुकरा दिया था, इसलिए नहीं कि उसे इसकी जरूरत नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वह उसकी गरिमा की रक्षा करना चाहती थी। उसने उसे इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार के रूप में नहीं, बल्कि सम्मान के योग्य एक इंसान के रूप में देखा था। उसने इशारों में कहा कि जिस क्षण तन्वी ने उससे कहा कि वह उसका हथियार नहीं है, उसने उसे कुछ ऐसा दे दिया था जिसे उसकी दुनिया की ताकत या पैसा कभी खरीद नहीं सकते थे, यानी एक पूरा इंसान समझे जाने का एहसास। उसने थोड़ा विराम लिया और फिर इशारों में कहा कि वह राजीव को हाथ भी नहीं लगाएगा, इसलिए नहीं कि राजीव माफी के लायक था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह अपने साथ एक ऐसे शख्स की हकदार थी जो हर जख्म को खून, खराबे और डर में न बदले। उसने कहा कि अगर उसके करीब रहने का मतलब यह है कि उसे जीने का एक अलग तरीका सीखना होगा जो उसने आज तक जाना है उससे जुदा, तो वह इसके लिए पूरी तरह तैयार है। और उसी पल तन्वी ने उन आंखों में एक बेबाक और खुली हुई गर्माहट देखी जिनके बारे में पूरी दुनिया फुसफुसाती थी कि वे बर्फ की तरह ठंडी हैं। राजीव को उसका कर्मा यानी सजा अपराध की दुनिया से नहीं मिली जिससे तन्वी इतना डरती थी, बल्कि वहां से मिली जहां से उसे उम्मीद तक नहीं थी, क्योंकि उन्हीं दिनों में अमित ने, उस युवा वेटर ने जिसने वाइन सेलर में हुए उस पूरे विवाद को अपनी आंखों से देखा था और हफ्तों से अपराधबोध का बोझ उठा रहा था, आखिरकार वह हिम्मत जुटा ही ली जिसकी उसमें कमी थी। वह समझ गया था कि इतने समय तक उसकी खामोशी भी एक तरह से उस जुर्म में उसकी हिस्सेदारी थी, और अगर वह इसी तरह सिर झुकाए रहा तो वह हमेशा के लिए खुद का वही डरपोक रूप बनकर रह जाएगा जिससे वह नफरत करता था। इसलिए उसने चुपचाप वह सब कुछ इकट्ठा किया जो वह जानता था। वे बदनाम करने वाले संदेश जो राजीव ने ग्रुप चैट पर भेजे थे, वे वाकये जब उसने राजीव को दूसरे लोगों को परेशान करते देखा था, और उन अन्य लड़कियों के बारे में जो बातें वह जानता था जिन्होंने पहले बिना कुछ बोले नौकरी छोड़ दी थी क्योंकि वे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। फिर वह इन सारे सबूतों को लेकर सही प्रक्रिया का पालन करते हुए रेस्टोरेंट के उच्च प्रबंधन के पास गया, और उस भद्दे मजाक में अपनी खुद की भागीदारी को भी उसने नहीं छिपाया। उसने स्वीकार किया कि सच सामने लाने की खातिर वह खुद भी कार्रवाई की जद में आ सकता है, और इस बार पुख्ता सबूतों और एक चश्मदीद गवाह के सामने आने के बाद
रेस्टोरेंट का मैनेजमेंट इस मामले को वैसे नजरअंदाज नहीं कर पाया जैसे उसने अतीत में आई छिटपुट शिकायतों को किया था। एक आंतरिक जांच शुरू की गई और राजीव का वह बर्ताव, जिसे उसने इतने समय से सिर्फ एक मजाक का मुखौटा पहनाकर छिपा रखा था, आखिरकार सबके सामने अपने असली घिनौने रूप में आ गया। जब तन्वी को अपनी शिफ्ट के दौरान अमित से पता चला कि यह वही था जिसने सब कुछ रिपोर्ट किया था, तो उसने काफी देर तक उसे देखा और फिर सहमति में धीरे से अपना सिर हिलाया। यह कोई आसानी से मिलने वाली माफी का इशारा नहीं था, बल्कि इस बात की स्वीकारोक्ति थी कि एक युवक ने कभी न करने के बजाय देर से ही सही पर सही काम करना चुना था। और उसी पल वह समझ गई कि सच्ची न्यायप्रियता, जो लोगों को सिर उठाकर जीने का हौसला देती है, वह कभी भी डर या किसी को कुचल देने वाली ताकत से नहीं आती, बल्कि उन लोगों के साहस से आती है जो गलत को गलत कहने और सच्चाई का साथ देने के लिए खड़े होते हैं। आंतरिक जांच का नतीजा आखिरकार वही निकला जो बहुत पहले ही निकल जाना चाहिए था। रेस्तरां प्रबंधन ने पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए विक्रम को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई ड्रामा नहीं रचा गया, बल्कि सच सामने आने के बाद यह उसके अपने ही कर्मों का अनिवार्य परिणाम था। जब वह वहां से गया तो उसकी खामोशी उस अकड़ से बिल्कुल अलग थी जो वह वहां काम करते समय दिखाता था। अब उसके पास न तो कोई ऐसा था जिसे वह डरा धमका सके, और न ही अपनी झूठी शान दिखाने के लिए किसी बड़े रसूखदार का नाम बचा था। और जब उसने आखिरी बार रेस्तरां की दहलीज पार की तो तारा को न तो अपनी जीत का कोई एहसास हुआ और न ही उस पर कोई तरस आया। उसे सिर्फ एक गहरी, शांत राहत महसूस हुई, ऐसी राहत जो किसी इंसान को तब मिलती है जब उसके कंधों से कोई बहुत पुराना और भारी बोझ आखिरकार उतार दिया जाए। विक्रम के जाने के बाद काव्या भी पूरी तरह से खामोश हो गई थी। अब वह तारा की पीठ पीछे कड़वी बातें और तीखे ताने नहीं कसती थी। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह रातों रात कोई बहुत अच्छी इंसान बन गई थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि अब उसकी इस कड़वाहट को बढ़ावा देने वाला कोई सहारा नहीं बचा था। उसने तारा से दूरी बनाए रखने में ही भलाई समझी, और जब भी वे आमने सामने आती वह अपनी नजरें चुरा लेती। और तारा को इससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं था। वह कभी नहीं चाहती थी कि काव्या उसे पसंद करे या उससे दोस्ती करे। उसे तो बस उस मर्यादा और सीमा का सम्मान चाहिए था जो उसने उस दिन वाइन स्टोर रूम में तय की थी, और अब उस सीमा का पूरा सम्मान हो रहा था। लेकिन इस सब के बीच जिस इंसान में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव आया वह था अमित। आगे बढ़कर सच की गवाही देने के बाद वह रेस्तरां के बाकी लोगों की नजरों में कोई रातों रात हीरो नहीं बन गया था। कुछ सहकर्मी तो उसे रूखेपन और हिकारत की नजरों से देखते थे, क्योंकि उसने समूह के उस अलिखित और पुराने नियम को तोड़ने की हिम्मत की थी जिसके तहत सब कुछ देखकर भी चुप रहा जाता था। लेकिन अमित खुद में बहुत बदल चुका था। अब जब वह काम पर आता तो उसका सिर झुका नहीं होता था, बल्कि वह पहले से कहीं ज्यादा स्वाभिमान के साथ सिर उठाकर चलता था। वह अब पहले की तरह आंखें नहीं चुराता था और न ही लोगों से दूर भागता था, और उसने तारा के साथ बड़े ही आदर और सम्मान से बात करना शुरू कर दिया था। कभी कभी वह बड़ी झिझक के साथ तारा से सांकेतिक भाषा के बारे में कुछ सवाल पूछता था, मानो वह अपनी उस नासमझ और अनाड़ी कोशिश से उस दुनिया को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास कर रहा हो जिसका कभी उसने बिना सोचे समझे मजाक उड़ाया था। तारा ने भी उसे तुरंत गले लगाने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, लेकिन वह उसके साथ रूखी भी नहीं रही। वह समझती थी कि जो नौजवान अपनी गलतियों को स्वीकार करने और खुद को बदलने की हिम्मत रखता हो, वह जीवन में एक और मौके का हकदार जरूर होता है। जहां तक समर का सवाल था, उस रात के बाद उसके और तारा के बीच का रिश्ता अचानक से किसी बड़ी और सुनहरे सपनों से भरी प्रेम कहानी में नहीं बदला। यह रिश्ता बहुत धीरे धीरे और बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ा, ठीक उसी तरह जैसे अपने चारों तरफ सुरक्षा की ऊंची दीवारें बनाकर जीने के आदी दो लोग बेहद संभलकर एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ाते हैं। वे अब भी हर गुरुवार की रात को मिला करते थे। वे उस प्राइवेट केबिन में अब भी इशारों में आपस में बातें करते थे, लेकिन अब उनके बीच कोई पर्दा या कोई राह नहीं छिपा था। और इसी दौरान समर ने कुछ ऐसा किया जिसे तारा अपनी जिंदगी में बहुत लंबे समय तक याद रखने वाली थी। समर को देव के बारे में सब पता था। वह जानता था कि तारा का छोटा भाई एक ऐसी शांत दुनिया में रहता है जहां आवाजें बेहद कम हैं, और वह उस पाई के बारे में भी जानता था जो तारा ने उसके इलाज के लिए बरसों पहले बचाकर रखी थी और जिसे सालों पहले किसी ने चुरा लिया था।
हालांकि समर के पास इतना पैसा और रसूख था कि वह सिर्फ एक फोन कॉल करके तारा के सिर पर लदे कर्ज के हर एक पैसे को चुटकियों में चुका सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसमें यह समझने की गहरी संवेदनशीलता थी कि ऐसा करने से तारा बराबरी का दर्जा खोकर केवल उसके एहसान तले दब जाएगी। वह जानता था कि अस्पताल के वे पुराने बिल और कर्ज एक ऐसा बोझ थे जिसे तारा अपने खुद के तरीके से, अपने पसीने की कमाई और अपने स्वाभिमान को जिंदा रखते हुए ही चुकाना चाहती थी, जैसा कि वह हमेशा से करती आई थी। इसके बजाय उसने केवल तारा के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। उसने देव को एक ऐसे जाने माने केंद्र के बारे में बताया जहां मूक बधिर युवाओं के लिए सांकेतिक भाषा की मुफ्त कक्षाएं चलती थीं, जहां देव और बेहतर ढंग से सीख सकता था, अपने जैसे दूसरे बच्चों से मिल सकता था और अपनी खुद की एक दुनिया बना सकता था। समर ने इसके लिए किसी को पैसे नहीं खिलाए, न ही अपने रसूख का इस्तेमाल कर किसी चीज के लिए दबाव डाला। उसने बस उस बंद दरवाजे की चाबी तारा के हाथों में सौंप दी और फिर फैसला उन दोनों भाई बहनों पर छोड़ दिया कि वे उस पार जाना चाहते हैं या नहीं। और तारा को यह समझने में देर नहीं लगी कि असली सम्मान इसी को कहते हैं। कोई ऐसा दिखावटी मसीहा बनकर किया गया एहसान नहीं जो सामने वाले को जीवन भर के लिए कृतज्ञता के बोझ तले दबा दे, बल्कि किसी के हाथ में खुद चुनने का अधिकार देना और यह भरोसा जताना कि वे अपने पैरों पर चलने के लिए खुद काफी समर्थ और मजबूत हैं। इसके साथ ही उन हाथों के दौरान तारा को धीरे धीरे यह भी एहसास होने लगा कि समर के भीतर भी एक गहरा बदलाव आ रहा था। वह अब भविष्य के लिए नए और अलग तरह के सपनों की बातें करने लगा था, जो अपराध और काले धंधों की उस दुनिया से कोसों दूर थे जो उसे विरासत में मिली थी। वह अपने काम के तरीके को बदलकर धीरे धीरे साफ सुथरे और वैध व्यापार की तरफ कदम बढ़ाने तथा पुरानी अंधेरी बंदिशों से खुद को आजाद करने की योजना बना रहा था। उसने रातों रात बिल्कुल सुधरा हुआ इंसान बनने का कोई खोखला वादा नहीं किया, क्योंकि वे दोनों अच्छी तरह समझते थे कि वास्तविक जिंदगी में बदलाव ऐसे पलक झपकते ही नहीं आते। लेकिन वह जिस दिशा में आगे बढ़ रहा था, वह तारा को यह समझाने के लिए काफी थी कि जो इंसान कभी अपनी ताकत और दौलत के अकेलेपन में घुटता रहता था, वह अब खामोशी से उजाले की तरफ जाने वाला रास्ता ढूंढ रहा था। और शायद, हाँ शायद, वह और देव भी उस भविष्य का एक हिस्सा बनने वाले थे जिसे देखने की हिम्मत अब समर की आंखों में जागने लगी थी। कुछ महीने गुजर गए और फिर एक गुरुवार की रात को पहले की ही तरह तारा एक बार फिर गलियारे के आखिरी छोर पर बने उस प्राइवेट केबिन के भीतर दाखिल हुई। लेकिन इस बार सब कुछ उस पहली रात से इतना अलग था कि वह खुद सोच में पड़ जाती थी कि क्या आज अंदर कदम रखने वाली यह युवती वही सहमी हुई लड़की है जिसे कभी मजाक उड़ाने के लिए जबरदस्ती इस कमरे में धकेल दिया गया था। अब उसके हाथों में परोसने के लिए कोई सर्विस ट्रे नहीं थी। वह अब किसी खास मेहमान की तरह आई थी जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था। और समर पहले से ही वहां बैठा हुआ था और उसने तारा को देखते ही अपनी आंखें उठाईं, वे आंखें जिन्हें अब तारा बहुत अच्छी तरह से पहचानने लगी थी। वह नजर जिसके बारे में कभी पूरा शहर फुसफुसाता था कि वह बर्फ जैसी ठंडी और बेदर्द है, आज तारा के लिए दुनिया की सबसे महफूज और सुकून भरी जगह बन चुकी थी। वह समर के ठीक सामने बैठ गई और उस शांत पल में उसकी आंखें अनजाने में ही दरवाजे की उस संकरी झिरी की तरफ चली गईं जो सर्विस गैलरी की तरफ खुलती थी। यह वही छोटा सा सुराख था जहां माछी कुछ महीने पहले 3 चेहरे आंखें गढ़ाए खड़े थे और इस इंतजार में थे कि कब वे तारा को टूट कर बिखरते हुए देखें। वह झिरी जो कभी मजाक की एड में रची गई बेरहमी का गवाह बनी थी, आज वह सुराख सिर्फ दरवाजे की एक मामूली सी झिरी बनकर रह गया था। वहां अब कोई खड़ा नहीं था, न तो कोई छिपकर ताक झांक करने वाली आंखें थीं और न ही कोई नीचा दिखाने वाली हंसी गलियारे में गूंज रही थी। वह अपनी असली और बेजान हालत में वापस आ चुकी थी, महज एक शांत लकीर जो 2 इंसानों के निजी संसार को बाहर की दुनिया से अलग करती थी। और तारा समझ गई कि सबसे बड़ा बदलाव इस केबिन के माहौल में नहीं आया था, बल्कि उस केबिन के भीतर उन दोनों के दिलों में आया था। समर ने जब तारा को दरवाजे की उस झिरी की तरफ देखते हुए देखा तो वह पल भर में उसके मन की बात ताड़ गया। उसने अपने हाथों को उठाया और इशारों में एक छोटी सी मगर गहरी बात कही। उसने बताया कि कभी वह इस केबिन को अपनी जिंदगी का सबसे सुरक्षित कोना समझता था, क्योंकि यहाँ बाहर की दुनिया का कोई भी इंसान उस तक नहीं पहुंच सकता था। लेकिन अब वह जान गया है कि इस खाली कमरे को
अपनी असली पहचान और सुकून तब मिला जब तारा ने इसमें पहला कदम रखा। समर की इस सरल सी बात को देखकर तारा खिलखिलाकर हंस पड़ी। यह एक ऐसी बेफिक्र और सच्ची हंसी थी जो केवल वही इंसान हंस सकता है जिसे आखिरकार एक ऐसी जगह मिल गई हो जहां उसे खुद को बचाने के लिए कोई दीवार खड़ी करने की जरूरत न हो। वे दोनों उस केबिन की मुकम्मल खामोशी में बैठकर केवल अपने हाथों के इशारों से बातें करते रहे, जहां उनके बीच एक भी आवाज पैदा नहीं हुई। और इसके बावजूद तारा को अपनी पूरी जिंदगी में कभी इतना गहराई से सुने जाने का एहसास नहीं हुआ था। केबिन के बाहर पूरा शहर गाड़ियों के तीखे हॉर्न और लोगों की आपाधापी भरे कदमों के भारी शोर से गूंज रहा था। बाहर अब भी वह पूरी दुनिया खड़ी थी, जिससे समर बहुत ही संभल कर धीरे धीरे खुद को आजाद करने की कोशिश कर रहा था, ताकि वह एक उजले और बेहतर जीवन की ओर बढ़ सके। लेकिन अंदर उस छोटे से केबिन में दो ऐसे इंसानों के बीच जो हमेशा से दुनिया के सामने खुद को छुपाते आए थे, अब केवल एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। और यह तारा की जिंदगी की अब तक की सबसे खूबसूरत खामोशी थी। यह अकेलेपन की या किसी अनकही बात की खामोशी नहीं थी, बल्कि यह दो ऐसे इंसानों का मौन था जो एक दूसरे को इतनी गहराई से समझ चुके थे कि अब उनके बीच शब्दों का कोई मोल ही नहीं रह गया था। वह क्रूर मजाक जो कभी तारा को जलील करने और उसका तमाशा बनाने के इरादे से रचा गया था, आज एक ऐसे खूबसूरत रिश्ते में बदल चुका था जिसकी कल्पना इसे रचने वालों ने कभी सपने में भी नहीं की होगी। अनजाने में ही सही, उन्होंने दुनिया के दो सबसे अकेले लोगों को एक दूसरे की बाहों में लाकर खड़ा कर दिया था। और तारा तथा समर की यह दास्तान, जो किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने और उसे नीचा दिखाने की एक घटिया साजिश से शुरू हुई थी, अंत में इसके बिल्कुल उलट साबित हुई। इसने साबित कर दिया कि जब इंसान अपने आत्मसम्मान पर आंच नहीं आने देता, तो उसमें नामुमकिन दिखने वाली परिस्थितियों को भी बदलने की अद्भुत ताकत आ जाती है। और अगर यह कहानी हमारे दिलों में कोई एक गहरी सीख छोड़ना चाहती है, तो वह यह है कि किसी भी इंसान का स्वाभिमान कभी किसी दूसरे के लिए मजाक का जरिया नहीं बनना चाहिए। असली सुनना कानों से नहीं, बल्कि पूरे ध्यान और करुणा से होता है। कभी कभी वे लोग जो दिखने में एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे एक गरीब वेट्रेस और एक ताकतवर रसूखदार इंसान, जहां एक का भरोसा अपनों ने तोड़ा था और दूसरा अपनी ही बेपनाह ताकत के बीच अकेला था, वे भी एक दूसरे को इंसानियत की नज़र से देखकर अपनी जिंदगी के पुराने जख्मों को भर सकते हैं। और किसी इंसान की सबसे बड़ी ताकत इस बात में नहीं होती कि वह दूसरों को कुचल दे, बल्कि इस दयालुता में होती है कि वह उन्हें सहारा देकर ऊपर उठाए। अगर इस कहानी ने आपके दिल को किसी भी तरह छुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें इसे सुनने की ज़रूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम रोज़ाना ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल को छू लेने वाली कहानियां एक साथ सुन सकें। हम यह जानने के लिए बेहद उत्सुक हैं कि तारा और समर की इस कहानी ने आपको कैसा महसूस कराया। इस कहानी के किस हिस्से ने आपको सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर किया? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपने दिल की बात ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका लिखा हुआ हर एक शब्द हमारे लिए बेहद अनमोल है और हमें ऐसी ही नेक और खूबसूरत कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। अपना कीमती समय निकालकर इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी प्रार्थना है कि आप और आपके अपने हमेशा स्वस्थ रहें, एक खुशहाल जीवन जिएं और आपके मन को हमेशा असीम शांति और सुकून मिले। अलविदा, आपसे जल्द ही मुलाकात होगी अगली प्रेरणादायक कहानी में।